नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है एक शख्स दिलरुबा सा और इसकी राइटर है उम्मे मरियम। और आप लोगों को पता है कि उम्मे मरियम के नावल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जितने भी मैंने उम्मे मरियम के नावल्स पढ़े हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनका राइटिंग स्टाइल। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को और देखते हैं कि ये वाला नावल कैसा होता है। इसके अलावा अगर आप लोग क्या कहते हैं उसको, हाँ, माला नावल सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टा पर जाकर डीएम करें। उसकी मैंने 10 बाब आई थिंक तो पढ़े हैं और बाकी जो 13 बाब हैं वो रहते हैं। तो वो मैं तभी ऑफ कोर्स रिकॉर्ड करूँगी जब आप लोग 10 सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। और मैं जाकर एस्थेटिक नादिया पर मुझे फॉलो भी करें। और इसके अलावा जो बाकी वाले पार्ट्स होंगे वो मैं ऐसे नावल पर ऐसे चैनल पर अपलोड करूँगी जो मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चैनल अगर मोनेटाइज नहीं हुआ हुआ तो उस पर स्ट्राइक वगैरह का इशू नहीं होता। तो इसीलिए फिर मैं उस पर आप लोगों को नावल पढ़कर सुनाऊंगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। मम्मा और बाबा ने उम्रे पर जाने का इरादा किया तो उसके तन्हा रह जाने का ख्याल उलझन और परेशानी में मुब्तला कर गया। एलो भला, क्या इसकी पुप्पो मर गई जो आप परेशान हो रही हैं? पुप्पो जानी भाई और भावत से मिलने आई थी। उनकी उलझन का सिरा पाकर भरपूर खफकी से गोया हुई तो मम्मा जो खुद से कहते झिझक रही थी बेख्तियार मुतमईन से अंदाज में मुस्कुराई। यूँ उन लोगों के रवाना होते ही वो भी पुप्पो के साथ साहिवाल आ गए। जाती गर्मियों की वो खुशगवार सी सहर पैर थी। नीले आसमान पर तैरते बादलों के सफ़ेद टुकड़े रुई के गालों की तरह उड़ते फिर रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों से कॉलोनी के घरों की बैरूनी दीवारों पे फैली बेलों की टहनियाँ झूमते हुए फूल बरसा रही थी। उसकी सोच से भी बढ़कर शानदार इस्तकबाल किया गया था। कभी बचपन में आई थी वो साहिवाल, उसे तो ठीक से याद भी नहीं था। अब अपने इतने सारे कज़न्स की कंपनी में वक्त गुजारने के ख्याल से ही उसे खुशी के कैफियत ने अपने हसार में जकड़ लिया था। पुप्पो जानी के 3 बेटे थे, हसान, अजलान और रेहान, जबकि छोटी बेटी सबा उसकी हम उम्र थी। सभी बहुत मोहब्बत और खलूस से मिले थे। सब ने बेतकल्फ़ी के रिकॉर्ड कायम करते हुए मिनटों में उससे दोस्ती गांठ ली थी। ओके मॉम, अब चलता हूँ, डैड वेट कर रहे होंगे। हसान चाय का कप चाय टेबल पर रखता उठ खड़ा हुआ। वही उन्हें स्टेशन से यहाँ लाया था, यकीनन ऑफिस छोड़कर आया होगा। ब्लैक 2 पीस में लिए दिए अंदाज समेत वो अच्छा खासा बुर्दबाद सा शख्स आयमा को जाने क्यों बहुत अच्छा लगा था। ओके कज़न, अब शाम में मुलाकात होगी, यकीनन तब आप फ्रेश मिलेंगी, रस्मी से अंदाज में मुस्कुराकर कहता वो पलट कर चला गया। आयमा यूं ही मुस्कुराते हुए सबा की सिमत मतवज्जे हो गई थी जो उससे कुछ कह रही थी। तब से जो वो सोई तो फिर शाम की बजाय रात की खबर लाई, वो भी इस तरह कि सबा ने कहीं बार आकर जगाया था। और अब तो खाना लगने की इत्तला के साथ आई थी कि टेबल डैड समेत सब उसी के मुंतज़िर हैं। तब वो ना चाहते हुए भी उठने पे मजबूर हुई थी। वॉल क्लॉक की सुइयों को 10 के हिस्से को अबूर करते देखकर उसे खफीफ सी खजालत ने आन लिया। सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मुंह पे पानी के छपाके मारती दुपट्टा दुरुस्त करते हुए वो डाइनिंग रूम की सिमत आते यही सोचती रही थी। वो भले लोग बेचारे उसके इंतज़ार में खाना ठंडा कर रहे थे। फिर भला इस हरकत से मम्मा की तरबियत पे हर्फ ना आता। आई एम सॉरी फॉर वेट, एक्चुअली थकन की वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, खजालत से कहती वो रवादारी निभा रही थी जब पुप्पो ने उसे उस खफ़त से निकालने को ही नरमी से टोक दिया था। ओ कम ऑन डार्लिंग, इट्स ऑल राइट, चलता है इस तरह। तुम बताओ, नींद तो अच्छी आई ना? फूफा जान को सलाम करने के बाद वो कुर्सी घसीट कर सबा के मुकाबिल बैठ रही थी जब पुप्पो ने उसका हाथ पकड़कर लगावट का मुजाहरा करते हुए उसे अपने मुकाबिल बिठा लिया। इस तरह कि अब उसके दाहिनी साइड पे हसान की कुर्सी थी। वो फितरी तौर पे कुछ झिझक सी गई। सिमट कर बैठते वो अपना ध्यान पुप्पो की बातों पे लगा रही थी। पुप्पो के साथ उनकी चारों औलादों ने जिस खसूसी प्रोटोकॉल से उसे नवाजा था वो उसे बहुत खफत ज़दा करने लगा था। ओह प्लीज़ हसान भाई, मैं इतनी पेटू नहीं हूँ। हसान की बढ़ाई कोफ्तों की डिश साइड पे रखते हुए हल्के से हंसकर उसने नरमी और इनकसारी से टोका। वाकई सब जब भी इतनी स्मार्ट हो। सबा ने बहुत बेबाकाना अंदाज में मुंह फाड़ कर जिस तरह सबके सामने कहा था वही अखलक सुर पड़ी थी उस खुली हुई तारीफ पर, वो भी इतने सारे मर्दों के सामने। पानी का गिलास लबों से लगाते हुए वो जज्बुस्सी होकर रह गई। ये कबाब तो लो ना आयमा जानू, पता है हमारा बटलर बहुत अच्छा खाना पकाता है। पुप्पो ने सिर्फ कहा नहीं था, कबाब उठाकर उसकी प्लेट में रख दिया। हसान का सेलफोन बजा तो एक्सक्यूज़ करता उठकर चला गया। आयमा का चमचा की सिमत बढ़ता हुआ हाथ जोर के छनाके और दिल खराश चीख की आवाज़ पे उसी जाविये पर साकिन हुआ था। उसकी सवालिया निगाहें अहले खाना की सिमत उठी। ये कैसी आवाज़ थी पुप्पो? वो रह नहीं पाई थी, तभी कुछ घबराहट में गोया हुई। उनके चेहरे पर मौजूद तल्खी किसी कदर मज़ीद बढ़ी थी ज़रा सा गौर करने पे।
उसे तमाम लोगों के चेहरों पर तशवीश और परेशानी की बजाय बरहमी के आसार छलकते महसूस हुए तो ये घबराहट यकलख्त अजीब से हैरानी में ढल गई। व्हाट नॉनसेंस, कोई मना क्यों नहीं करता? क्या सब बहरे हो गए हैं कि ये क्या तमाशा लगा रखा है? उसका सवाल इग्नोर करके पुप्पो एकदम से चिल्लाई कि ज़रा से तवक्कुफ के बाद ये शोर और चीखों पुकार का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। अजलान और रेहान, जो अब तक किसी हद तक लापरवाही और बेनियाजी से खाने में मसरूफ़ थे, कांधे झुकाकर फिर से मसरूफ़ नज़र आने लगे। क्यों परवाह करें हम? मॉम, ये कोई आज की बात तो नहीं। काम डाउन, खाना खाइए प्लीज़। सबा ने दुनिया भर की तलखी रखाई से कहते हुए कांटे और छुरी की मदद से लेग पीस उठाया। अंदाज में ज़माने भर का जहर और नफरत नुमाया थी। पुप्पा जान लव भिंचे बिल्कुल खामोश बैठे थे, जबकि वो हैरान परेशान सी बैठी उस अजीब सूरत हाल को समझने की सही में मसरूफ़ बस टकर टकर उनकी सूरतें देख रही थी। महमूद प्लीज़, और कितना सब्र का इम्तिहान लेंगे? रोके ये जाके, ये ड्रामेबाजी। इधर से ही कान लगे रहते हैं कि कोई आया है, बस माँ बेटे का नाटक शुरू हो जाता है। पुप्पो के गसीले तासुरात से सजे चेहरे पे तनफ्फुस हकारत के साथ रौनक और दुरुस्तगी भी सिमट आई। मुझसे ये फरमाइश करने की क्या ज़रूरत है? वो है ना तुम्हारा जलाद से सबूत खुद पहुँच गया होगा वहाँ, उसे तो मौका चाहिए होता है। पुप्पा जान ने बेतहाशा सुर्ख होकर खून छलकाती आंखों से पुप्पो को सख्त नज़रों से देखते हुए कहा और कुर्सी धकेलकर दरवाजे को ठोकर मारते हुए निकल गए। वो दम बखुद सी बैठी रह गई थी। पुप्पो ने नहायत गुस्से से सर झटका और उसे देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। तुम ये मीठा लो ना आइमा। उन्होंने फ्रूट राइफल का बाउल उसकी सिमत बढ़ाते यूँ बात की थी जैसे कुछ भी ना हुआ हो। वो गहरा सांस खींचती खुद को कंपोज करने लगी, अलबत्ता जहन में जैसे ज्वार भाटे उठने लगे थे। ये वाक़या उसके जहन पे बहुत असरअंदाज हुआ था। पुप्पो की खफकी और नफ़रत, पुप्पा जान का इश्तियाल भरा तंज और बच्चों की लातलकी और बेहिसी ने उसे सिर्फ हैरान ही नहीं, कुछ हद तक डिस्टर्ब भी कर डाला था। कौन थे वो लोग? वो कौन थे वो माँ बेटा? मालूम नहीं। यकीनन मुलाजमों को ऐसी हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती थी। फिर अरे कहीं पुप्पा जान ने दूसरी शादी तो नहीं? मगर नहीं, उसकी सोच को ब्रेक लगा। अगर ऐसा कुछ माजी बईद में हो चुका होता तो यकीनन उसके पेरेंट्स बेखबर ना होते, और वो जितना सोचती रही थी उसी कदर उलझ गई थी। वो पुरस्कार माँ बेटा उसके जहन से चिपक गए थे। इसी बेचैनी में उसे नींद नहीं आ रही थी। ओके, मैं कल सबा से पूछ लूँगी। करवट बदलते हुए उसने खुद को रिलैक्स करना चाहा। ये नहीं था कि वो टोल लेने वाली खोजी मिजाज की मालिक थी, अलबत्ता उन लोगों के इस कदर अजीबो गरीब रवैये ने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया था। वही माँ बेटे जो उसके आगे पीछे जा रहे थे, किसी और के जिक्र पर तासुरात में यक बाइक तब्दीली की वजह क्या हो सकती थी? चूँकि वो खुद बहुत हसास थी, जब भी उस दोगले तर्ज अमल पर सोचती रह गई थी। सुबह एक बार फिर उसकी आंख बहुत देर से खुली। रात की तरह नाश्ते की टेबल पे वो सब उसके मुंतज़िर नहीं थे। किसी कदर खफत से मुलाजमत की मैयत में डाइनिंग रूम में आई तो पुप्पो को ग्लासेस लगाए न्यूज़पेपर में मसरूफ़ पाया। हाथ में मौजूद चाय का कप उनके भी नाश्ता कर चुकने का ऐलान कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं फिर लेट हो गई, खसेहाट ज़दा से अंदाज में कहते उसने कुर्सी घसीटी थी। इट्स ऑल राइट जानू, ज़रा सी बातों पे यूँ घबरा क्यों जाती हो? तुम्हारा अपना घर है। उन्होंने अखबार साइड पे रखकर खुशदिली से मुस्कुरा कर कहा, फिर पुकार कर मुलाजमा को उसके लिए ताज़ा नाश्ता लाने को कहा था। सब लोग कहाँ हैं? उसने यूँ ही बरसबील तज़करा पूछा। अजलान रेहान तो यूनिवर्सिटी चले गए हैं, सब अलबत्ता आज कॉलेज नहीं गई तुम्हारी वजह से। अभी कुछ देर पहले उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया था, अर्जेंट काम था, बस बहुत शर्मिंदा थी, कह रही थी तुमसे एक्सक्यूज़ कर लूँ, वो जल्द आ जाएगी। उन्होंने कुछ इस अंदाज में कहा कि आयमा अपनी जगह शर्मिंदा हो गई। हसान तुम्हारे अंकल के साथ ऑफिस चला गया, तुम्हारा पूछ रहा था, बहुत मेहनती है मेरा बेटा, डोंट वरी, आज जल्दी आने का कह रहा था। तुम तैयार है ना आउटिंग के लिए? वो बोलने पे आई तो नॉन स्टॉप बोलती चली गई। आयमा खफीफ सी बैठी थी। जिस कदर मोहब्बत और प्यार से उन्होंने नाश्ता करवाया था, बहुत कम खा करी उसका जी ओप सा गया। जाने क्यों ये सब उसे ओपरी सा लग रहा था। पुप्पो के इसरार के बावजूद वो टेबल से उठाई थी। बोरियत से उकताकर वो अपने कमरे से निकल आई थी। रात को सेलफोन की बैटरी चार्ज करना भूल गई थी और अब लाइट गायब थी। एक तो गर्मी, उस पे ऐन दोपहर का वक्त। ऐसे वक्त में किसी के घर में मौजूदगी की तवक्को ही हब्स थी। तन्हाई का एहसास उसे सख्त बेजार कर चुका था। माँ टीवी लाउंज से गुजरते हुए वो बेख्तियार रुकी। हसान अंदर ना सिर्फ मौजूद था बल्कि उसकी तरफ मुतवज्जे भी। निगाह मिलने पर बेख्तियार मुस्कुराया। कैसी हो आयमा? आओ बैठो। अपनायत भरा नरम लहजा उसे ना चाहते हुए भी कदम बढ़ाने पड़े। अलबत्ता उस वक्त उसे घर पे देखकर हैरत हुई थी। ये उसके वर्किंग आवर्स थे। आप इस वक्त कैसे नज़र आ रहे हैं? ऑफिस नहीं गए? कदम बढ़ाकर साइड के सोफे पे टिकते हुए उसने सरसरी से अंदाज में इस्तफसार किया था।
बस यूँ ही कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, सो घर आ गया। आप सुनाइए, कैसा लगा हमारा घर और यहाँ रहना? बोरियत तो नहीं होती? वो अब पूरे का पूरा उसकी सिमत मतवज्जे था। बोरियत तो होती है, ऑफ कोर्स। एकदम से फारिग हो गई हूँ। हाथ पे हाथ धर के बैठना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। ओहो, हसन ने होंठ सुकड़कर हमदर्दी जाहिर की। ऐसा करें, मामू को फ़ोन कर लें। आई एम श्योर कि मूड बेहतर होगा। उसके पास हल मौजूद था, मगर उसने सुनने के साथ ही मुंह बसोड़ लिया। मेरे सेल की बैटरी डाउन है और इस वक्त लाइट भी नहीं है। उफ़ो, घर के फ़ोन से करो। इसमें भी कोई मसला है? शायद डेड हो गया। आयमा के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी। नो प्रॉब्लम, मेरे सेल फ़ोन से कर ले। हसन ने कमाल फ़याज़ी का मुजाहरा करते हुए कोट की जेब से सेल फ़ोन निकालकर उसकी सिमत बढ़ाया, तो आयमा जो कदरे हैरानी से उसे देख रही थी, झुककर सेल थामने में तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आई। अरे नहीं भाई, प्लीज़ रहने दें। मामा बाबा से कॉल करने में आपका अच्छा खासा क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा, शाइस्तगी से कहते हुए उसने इनकार किया था। ओह कम ऑन, डोंट यू वरी, नाइस गर्ल। सारा भी जाता है तो नो मेंशन। मबहम सा मुस्कुराकर कहते हसन ने अपना कीमती सेल फ़ोन ज़बरदस्ती उसके हाथ में दिया। तब महज एक लम्हे को उसके नर्म और नाजुक उदास हाथ उसकी पुरहदत मजबूत हाथ से टच हुआ था। आयमा ने बेख्तियार हाथ खींच लिया। हसन ने उसके इस दर्जा गुरेज और नागवार तासुर को बहुत हैरानी से तका था। उसके सभी चेहरे पर जो खफ़त ज़दा सी सुर्खी वारद हुई थी, उसने हसन की उठी हुई निगाह को ठहरने और वहीं ठटक जाने पर उकसाया था। आप तो अच्छे खासे सखी हैं भाई, मुझे नहीं पता था। उसकी गहरी निगाहों के इर्तिकाज़ को महसूस करती वो घबराकर ध्यान बटाने को बोली। हसन ने महसूस किया था कि गहरा सांस खींचकर आहिस्तगी से निकाह का जाविया बदल डाला था। अपनों के लिए सखावत का नहीं, मोहब्बत का मुजाहरा किया जाता है। अगर वो नरमी से सरसरी अंदाज में ये बात कहता तो आयमा कभी ना चूकती। उसके लहजे की जो मायने खेजी थी, उसने आयमा को ठटकने पे मजबूर किया था। उसकी मुस्कुराहट यखलख्त उसके लबों से गायब हुई थी और गमगीन संजीदगी ने चेहरे का अहाता किया। सब मुझे हसन कहते हैं और मुखातिब का यही अंदाज़ मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली खूबसूरत लड़कियों के मुँह से लफ्ज़ भाई मुझे कितना जहर लगता है। काश मैं तुम्हें बता सकता। प्लीज़ रिक्वेस्ट मी, आइंदा मुझे भाई मत कहना। और हाँ, उसकी तहरीर से फैली निगाहों में झांककर मुस्कुराकर कहता वो लम्हा भर को रुका था कि उसे कुछ कहने को मुंह खोलते देखकर हाथ के इशारे से रोक दिया। मुझ पे गौर करके बताना कैसा लगता हूँ तुम्हें। उसके तासुरात को देखता वो उसी इत्मीनान से कहता पलट कर बाहर चला गया। आयमा हक तक खड़ी रह गई। आयमा प्लीज़ एक कप मेरे लिए भी। उसका सर दर्द से फट रहा था जब वो चाय बनाने के इरादे से किचन में आई थी। बटलर ने उसे देखकर मस्तदी से का मुजाहरा करते हुए अपनी खिदमत पेश करनी चाहिए थी, मगर आयमा ने मना कर दिया था। अभी चाय का पानी रखकर पत्ती के जार के सिमत हाथ बढ़ाने ही वाली थी जब हसन की आवाज़ पे गहरा सांस खींचती ना चाहते हुए भी पलटी। हाथ में ब्रीफ केस लिए स्याह पेन कोट में वो अपनी शानदार शख्सियत समेत किचन के दरवाजे पे मौजूद था। निगाह चार होते ही दिलावेजी से मुस्कुराया। आयमा की लाइन भी पल के बेख्तियार झुकी थी। थैंक्स। वो मुस्कुराहट उसकी सिमत उछाल कर चलता बना। पीछे वो उलझने को रह गई थी। चाय बनाकर उसने कितनी देर ये फैसला करने में लगाई थी, आया उसे हसन को चाय देने उसके कमरे में जाना चाहिए। मुलाजमा पता नहीं कहाँ थी और बटलर अभी कुछ देर कबल सौदा लेने मार्केट गया था। नाचार उसे ही आना पड़ा। चाय हसन भाई, उसने दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर अंदर कदम रखा था, कप टेबल पर रख के पलटी जब बेख्तियारी हसन ने पुकारा था। जी। वो रुकी थी, अलबत्ता पलटे बगैर महज गर्दन मोड़कर देखने पे इक्तफा किया। वो भी एक नज़र। बैठो प्लीज़। वो सिगरेट सुलगा रहा था। वो यकीनन फ्रेश हो चुका था। उसके नम बालों से वो अंदाज़ा कर पाई थी। आयमा ने एक पल उसे देखा, फिर कुछ कहे बगैर कुर्सी खींचकर बैठ गई। तुम चाय नहीं पियोगी? उसे यूं ही हाथ पे हाथ धरे देखकर हसन ने बात का आगाज़ किया। मैं पी चुकी हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? आयमा ने जवाबन किसी कदर संजीदगी से कहकर उसे एहसास दिलाना चाहता कि उसे यूं तन्हा उसके साथ बैठना पसंद नहीं। कहना तो बहुत कुछ है, अगर तुम सुन लो तो अच्छा है। ये बताओ, मेरी बात पे गौर किया था? वो चाय का कप उठाकर लबों से लगाता हुआ भरपूर दिलचस्पी से उसका जायज़ा लेने लगा। आयमा ने सवालिया अंदाज में नज़र उठाई, मगर अगले ही पल उसकी निगाह झुक कर रह गई। पलकों पर लर्जिश सी उतर आई। वो देख ही ऐसे रहा था। प्लीज़ आयमा, मैं मुंतज़िर हूँ। वो मुस्तरबाना अंदाज में गोया हुआ। अभी तो नहीं सोचा। मैं सोच ही नहीं पाई। उसने निचला लब दांतों तले दाबा था और कुछ शरारत भरी मुस्कान समेत उसे तका। व्हाट? वो हल्के से चीखा। तुम झूठ बोलती हो आयमा, बी सीरियस प्लीज़। किसी के जान पे बनी है, यू नो। 1 मिनट हसन भाई, आप यकीन करें मैं ऐसा सोचने में कामयाब नहीं हो पाई। शायद इसकी वजह यह है कि जैसे शरीके हयात का तस्वुर मेरे जहन में बसा है, आप वैसे नहीं हैं। सॉरी टू से बट। हसन के चेहरे पर लर्जते खफीफ से साय को देखती वो बात अधूरी छोड़कर माजरत ख्वाना नज़रों से उसे तकती उठ गई। हसन टूटते बिखरते असाब समेत तपती हुई नज़रों से घूरता लब हिंचे बैठा रहा। जब वो अचानक रुकी थी और पलट कर
उसे देखा। शाह ने लम्हे के 1000वें हिस्से में अपनी सुर्ख आंखों को झुकाया था। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, मायूसी कुफर है, अच्छी उम्मीद रखिए। बकौल शायर, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, हो सकता है मेरे दिल में भी आपका ख्याल पैदा हो जाए। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुकी नहीं थी। हसन के तासुरात में यखलक तब्दीली रौनमा हुई थी। आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। अगले ही लम्हे वो कुछ गुनगुनाते हुए चाय का मग उठाकर लबों से लगा गया था। लॉन में गुलाबों के क्यारियों के पास खड़ी वो फ़ोन पे बात कर रही थी जब किसी की पुरतपिश निगाहों के आसार में खुद को जकड़ा महसूस करते हुए उसने यूं ही निगाह उठाई थी। यह एहसास इतना ज़ोरावर था कि वो पलट कर देखने पे मजबूर हुई। भलाई मंजिल की सफ़ेद रेलिंग के पार वो 30 से 32 साल की दरमियानी उम्र का लंबा तिरंगा भरपूर शख्स था जो उसके मतवज्जा होते बुखलाए हुए अंदाज में बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा और अगले ही लम्हे झटके से मुड़कर अंदर गायब हो गया। वो बात करना भूलकर भौंकची सी खड़ी रह गई। मम्मा के हेलो पुकारने पे वो चौंकी थी और अगले चंद लम्हों में गुफ्तगू समेटकर सिलसिला मुनक़ता करते हुए उसने एक बार फिर सर ऊंचा करते हुए बिल्कनी की सिम देखा, रेलिंग के पार देखा जहाँ हम वक्त रहने वाली वीरानी राज थी। कौन हो सकता है? उसका जहन उलझा था। आम की पहली शब और उसके बाद अजीबोगरीब और चीखों की आवाज़ें उसने सुनी थी। अभी उनका अक़दा नहीं खुला था कि ये नई उलझन गुलाबी फूलों की बेल के हवा के ज़ोर पे हौले हौले झूमते देखकर वो यखलक ठटकी थी। फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होती वो लाजमन ऊपर जाती, मगर कुछ सोचकर थम सी गई। जाने वो कौन था और किस हैसियत से वहाँ क़याम पजीर था। उसका यूँ बेधड़क वहाँ चले जाना यकीनन बहुत मायूब बरकत होती। आयमा वो अपने ध्यान में थी जब हसन की भारी भरकम आवाज़ पे अच्छी खासी उछल सी गई। ओह आई एम सॉरी, तुम डर गई? किसके ख्यालों में गुम थी? वो कब आया था उसे कतई खबर ना हो सकी। अलबत्ता उसे रूबरू पाके मुरव्वतन मुस्कुरा दी थी। तैयार हो जाओ, आज तुम्हें कहीं घुमा लाते हैं। इसी मकसद से मैंने बिलखसूस सबा को साथ तैयार किया है ताकि इनकार की कोई गुंजाइश ना निकले। वो उसकी पहली बार की गई ऑफ़र को ठुकरा देना याद रखे हुए था। आँच देते लहजे में जताकर बोला तो आयमा खफीफ सी हो गई। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। खैर एनीवे, वो कंधे झुकाकर बोली तो हसन जो उसे ही देख रहा था कदम बढ़ाता हुआ बोला था, तुम तैयार हो जाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। ओके फ़ाइन। वो उसे अंदर जाते देखती रही, फिर गहरा सांस खींचकर लॉन चेयर पर बैठ गई। कुछ खास तैयारी क्या करनी थी? अभी कुछ देर कबल ही उसने नहाकर ये रेड एंड ब्लैक कंट्रास्ट सूट पहना था जो उसकी उजली रोशन रंगत पे बहुत जच रहा था। अगले चंद लम्हों में वो उसके सामने आया था। आर यू रेडी? मगर सबा, उसने इस बात में सर हिलाते हुए उसके कांधों के पार झांका। वो आयमा, सबा घर पे नहीं है क्या? उस रोज़ की तरह आज भी तुम मेरे साथ तनहा जाने पे मुतरद्दिद हो? आयमा फौरी जवाब नहीं दे पाई। डोंट माइंड, बैठो प्लीज़। जी। वो कुछ घबराकर उसे देखने लगी। अगर तुम नहीं चाहती तो ज़बरदस्ती नहीं, प्लीज़ रिलैक्स। ओह थैंक्स। वो यकायक ममनून होती हल्की फुल्की सी हो गई। पता नहीं सबा मेरी ताकीद के बावजूद क्यों नहीं रुकी। एनीवे फिर सही। हवा के दोष पर उड़ते बालों को उंगलियों की मदद से पेशानी से हटाता वो जाने अपनी खिसियाहट दूर कर रहा था या उसे तसल्ली दे रहा था। वो समझने से कासिर रही थी। आपके शहर में देखने लायक ऐसा क्या है जो आप लाजमन मुझे घुमाने पे कमर बस्ता हैं? उसने खफीफ सी शरारत से कहा था और आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। बहुत कुछ, सबसे ख़ास तो मैं हूँ, उसने जवाब संजीदगी से देते उसी ख़ास निगाह से उसे तका। तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई आयमा? अब वो मौजू बदल चुका था। नहीं, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी? क्या फिर बर्ड साइकोलॉजी? आयमा ने चौंक के उसे देखा तो निगाहों में इस्तजाब छलक रहा था। उसे हसन का ये सवाल जिस कदर अजीब लगा था उससे बढ़कर अहमकाना महसूस हुआ, तो उसी तहीरो इस्तजाब से किसी हद तक झुलाकर बोली थी, ऑफ कोर्स ह्यूमन साइकोलॉजी। जवाबन हसन बहुत बेसाख्तगी में ऐसा था। तो क्या ये बेहतर ना होगा कि तुम उन बर्ड्स से तवज्जो हटाकर इस 6 फुट के इंसान पे ध्यान दो? चमकती हुई आंखों में ढेरों ढेर शरारत लिए वो पिंजरे की सिमत इशारा करता हुआ बोला, जिसमें मौजूद ऑस्ट्रेलियन तोते और मीना उसकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी और उसे यकीनन ये बेतुजही खली थी। आयमा यकायक बहुत संजीदा नज़र आई थी। तुम्हें परिंदे अच्छे नहीं लगते हैं? वो यकीनन हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। आयमा को कोफत हुई थी, जाने क्यों। मगर कैदी नहीं, फ़िज़ाओं में उड़ने वाले आज़ाद पंछी। पुप्पो ने उसके इस्तफसार पे बताया था। यह हसन का शौक़ था। आपने इन्हें कैद क्यों कर दिया है? उसने अचानक मुड़कर उसे देखा जो बहुत तवज्जो बहुत ध्यान से उसे ही देख रहा था। उसके मतवज्जो होने पर बेसाख्ता मुस्कुराया। इसलिए कि तुम्हारी तरह ये भी मुझे पसंद आ गए हैं, अच्छे लगते हैं। आयमा के अंदर नागवारी और तलखी का एहसास बहुत तेज़ी से फैला, मगर एक बार फिर कमाल से ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए वो अंदर उमड़ते इश्तियाल को लब भींच कर दबाए खुद को कुछ कहने से बाज रख पाई
क्या जो अच्छा लगता है उसे आप यूं ही कैद कर लेते हैं? उसका लहजा तंजिया हो गया। हसन उसका बिगड़ा हुआ अंदाज पूरी तरह महसूस करता, ज़ोर से हंसा था, फिर आहिस्तगी से चलता उसके ऐन मुकाबिल आन ठहरा। जो अच्छा लगे उसे ही तो कैद करने का लुत्फ़ है। उसकी खफा खफा सी आंखों में झांक कर वो जाने क्या जताना चाह रहा था। आयमा के अंदर उन निगाहों का इर्तिकाज़ और सर्द सा अंदाज बहुत सरद से खौफ का एहसास बनकर बिखरा। मगर ये तो सरासर ज़्यादती, आप इस हद तक अजियत पसंद होंगे मैं नहीं जानती थी, उसने भरपूर खफगी से कहा। ज़्यादती क्यों सिली गर्ल, ये कैद तो मोहब्बत की कैद है, ताकि मनचाही चीज़ दाम में रसाई में ही नहीं निगाहों के सामने भी रहे। वो मुस्कुराहट जब्त करता हुआ बोला। तो आयमा सर झटक कर रह गई। आप इन्हें आज़ाद क्यों नहीं करते? तुम कहोगी तो कर दूंगा, वरना मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं। अंदाज सरासर एहसान जताने वाला था। आयमा ने एक नज़र उसे देखा और कुछ कहे बगैर अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है आयमा। अभी कुछ देर कबल वो इशा की नमाज से फारिग हुई थी, खाने की टेबल पे आई तो दुपट्टा अभी तक नमाज के स्टाइल में लिपटा हुआ था। उस मुकद्दस से रूप ने उसकी मासूमियत भरी दिलकशी को ऐसा अनोखा निखार बख्शा था कि वो चाहने के बावजूद निगाह नहीं हटा पाया। जी, वो खाइफ सी होकर रह गई। उस वक्त टेबल पर उन दोनों के सिवा तीसरी मुलाजमा थी जो खाने की डिशेस बहुत सलीके से रख रही थी। ओह, खफा हो गई। कम ऑन आयमा, क्यों मुझे कदम कदम पर हैरान करने का अहद कर लिया? इस्लामाबाद जैसे शहर में रहकर भी अगर तुम आज़ाद ख्याल नहीं बन सकी, तब भी माय डियर, इजहार तो हर दौर में औरत की तलब रही है। तुम इस कदर अनोखी क्यों हो? चाहे वो औरत फैशनेबल हो, बोल्ड हो या फिर महदूद से जहन की मालिक, बहरहाल मर्द का बरमला इजहार पसंदीदगी उसे एक नए अनोखे खुशकुन एहसास से रोशनास कराता है। उसके चेहरे पे अपनी बात के जवाब में जो नागवारी महसूस की थी, उसे देखते वो बहुत अजीब अंदाज में कहता चला गया। तब आयमा की निगाहों में मौजूद सर सा तासुर गमगीर किस्म की खफगी में ढल गया। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, इंग्लैंड या अमेरिका में नहीं। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूँ कि आज़ादी और बेहयाई यहाँ होती है अपने जहन में। उसने सर की सिमत इशारा किया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है हसन भाई कि इजहार पसंदीदगी और तारीफ़ हर औरत की कमज़ोरी है। यह हकीकतन मेरी भी है, मगर जायज़ तारीफ़ और जायज़ पसंदीदगी ये बात आपकी बजाय अगर मैं अपने शौहर के मुँह से सुनती तो मुझे यकीनन अच्छा लगता, मगर अब नहीं। माइंड इट, प्लीज़ बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। उसका मूड कुछ इस तरह गारत हुआ था कि वो मज़ीद एक पल भी वहाँ नहीं ठहरी थी। कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। तुम राज़ी हो जाओ तो ये भी मुश्किल नहीं। वो उसके पीछे मायनी खेजी से हाँक लगाकर बोला था। आयमा को शदीद किस्म का ताव आ गया। इससे कबल कि वो अपनी ये बरहमी वाज़े करती, भलाई मंजिल से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ रात के सन्नाटे में दूर तक गूंजती चली गई। वो हड़बड़ाकर बाहर भाग जाना चाहती थी कि हसन की मदाखलत पर ठटक गई। रुक जाओ आयमा। हसन की सर ठहरी हुई आवाज़ पे वो उलझ कर पलटी। कुछ नहीं है, टेक इट ईजी। मगर मैंने खुद देखा है वो वहाँ। वो अकलाई अभी कुछ लम्हों कबल की तमाम तर तल्ख कलाम में भुलाए वो एक नई फिक्र में हलकान थी। हाँ बोलो, क्या देखा? हसन अपनी जगह छोड़ता हुआ उठ के उसके करीब आया। उसकी आंखों से छलकते खौफ और तशवीश को देखकर दुरुस्तगी से बोला। तब आयमा ने अजीब से अंदाज में चौंकते हुए उसके इस नागवार तासुर को ध्यान से देखा। हसन उसकी निगाह को ठठकते पाकर फौरी ढीला पड़ा। बैठो, बताता हूँ। नहीं, मैं पुप्पो से पूछ लूँगी। वो उससे कतरा गई थी और तेज़ कदम उठाती बाहर निकल गई, इस एहसास से बेखबर कि हसन पेचो ताब खा रहा है। सबा वहाँ ऊपर कोई रहता है? वो सख्त बेचैन थी, मगर बज़ाहिर बहुत सरसरी से अंदाज में पूछा था। हाँ, आसेब। सबा ने फैशन मैगजीन का सफ़ा पलटते हुए संजीदगी से जवाब दिया। उसका मुंह खुला रह गया था। व्हाट? मगर वो तो एक अच्छा खासा इंसान था। अरे, सबा उसका फ़क चेहरा देखकर ज़ोर से हंसी। पागल है वो। कौन वो आसेब? अब की आयमा ने बात काटी तो सबा एक बार फिर हंस पड़ी। अरे कोई आसेब नहीं है, वो हमारा सगा तायाजाद है, मगर मुकम्मल तौर पर जहनी मरीज़ है। आयमा शशदर सी बैठी रह गई। उसके अलावा अस्थमा का मरीज़ है, मुकम्मल तौर पर पागल है बेचारा। उसे मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। जिस कदर वो ख़तरनाक है, वहशी जुनूनी हो जाता है जब दौरा पड़ता है, तोड़ फोड़ करता है, चीखता चिल्लाता है। उस रात तुमने वो चीखें सुनी थी न? बसा औकात तो अपने आसपास मौजूद लोगों को जान से मार देना चाहता है। बड़ी अम्मा को तो उसने कई बार गला दबाकर मारने की कोशिश भी की, मगर वो मुकम्मल तौर पर हरासा हो चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी साहिर आंखें तहीरो इस्तजाब से फैल कर मज़ीद कुशादा हो गई। मगर अल्लाह ने बचा लिया, सब आहिस्तगी से कह रही थी। अच्छा, मगर जब मैंने उसे देखा तब तो नॉर्मल नज़र आ रहा था। वो अच्छा खासा उलझी। दूर से क्या पता लगता है? ये सब मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि तुम एहतियात करना, ज़रा बचकर रहना। वो उससे नसीहत करके चलती बनी थी। आयमा गुमसुम सी बैठी थी।
गर्मियाँ रुखसत हो चुकी थी। यह सहर पैर का वक्त था, मौसम अच्छा हो रहा था। वो अपने कमरे से निकली तो हरसू खामोशी का बसेरा था। लाउंज में झांका जो खाली पड़ा था। कुछ सोचकर वो लॉन की साइड से ऊपरी मंजिल पे जाते जीने की सिमत आ गई। जाने क्यों सबा से बड़ी अम्मा और उनके बेटे के मुतालिक जानकर उसके नर्म हमदर्द दिल में दोनों माँ बेटे के लिए हमदर्दी का एहसास उमड़ आया था। इरादा उनसे मिलकर बातचीत करके यूं ही दिल बहलाने का था, बोरियत और तन्हाई दूर करने का था। मगर जीना तय करके ऊपर आने पर सीढ़ियों के इख्तिताम पर मौजूद दरवाज़ा भिड़ा हुआ पाकर वो कुछ देर यूं ही किसी सोच में गुम हो गई। आने को तो आ गई थी मगर अब कुछ मुतज़ब्ज़िब सी थी। क्या खबर पहले ही कदम पे सामना उसी खपती इंसान से हो जाए। अपने इस ख्याल को झटकते हुए उसने बंद दरवाजे पे हल्का सा दबाव डाला तो लकड़ी का वो रंग उड़ा दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट से खुलता चला गया। अल्लाह का नाम लेकर उसने अंदर कदम रख दिया था कि दिल में उसी सनकी का ख्याल बहरहाल खफीफ सा खौफ पैदा कर रहा था। मगर फितरी तजस्सुस ने उसे कदम बढ़ाने पे मजबूर कर दिया था। कौन? आयमा बेटी? वो गालबन किचन था जहाँ से उसकी पुकार के जवाब में कदर फरबे जिस्म की अधेड़ उम्र खातून ने दरवाजे से झांका और बहुत अपनाइयत से मुस्कुराई, जबकि आयमा को बहुत सी हैरानी ने आन लिया। मतलब वो उससे कैसे वाकिफ़ थी। आओ बच्ची, बहुत खुश हुई तुम्हें यहाँ देखकर। खुद से बढ़कर उसे लिपटा कर प्यार करती वो उसे पुप्पो और सबा वगैरह के बयानात से अक्सर मुख्तलिफ बहुत मुशफिक और नरम को महसूस हुई थी। सॉरी, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि पुप्पो के अलावा इनका कोई और इतना करीबी रिश्ता भी यहाँ रिहाइश पजीर है, वरना पहले ही मिलने चली आती। वैसे आपने कैसे पहचान लिया इतनी जल्दी मुझे? अच्छी खासी खजालत महसूस करती आखिर में वो कुछ हैरानी से बोली थी। मैंने तुम्हें अक्सर लॉन में देखा था और ये तो पता चल ही गया था कि तुम आयमा हो। माशाल्लाह बहुत प्यारी थी बचपन में तुम, मगर अब कुछ और भी ज़्यादा प्यारी हो गई हो। अल्लाह सूरत की तरह नसीब भी रोशन करे। उसे कुर्सी पे बैठने का इशारा करती वो पंखा चला चुकी थी। इत्मीनान से बैठो बेटा, मैं ज़रा चूल्हा बंद कर दूँ। इस बात में सर हिला के वो गहरा सांस खींचती अतराफ़ में निगाह दौड़ाते चौंक सी गई। पलस्तर रखड़ी दीवारें, बरामदे के आगे तनी चक और खस्ता हाल मेज़, जिस कुर्सी पे वो बैठी थी उसका रंग और रोगन भी जाने कब का उड़ चुका था। मकीनों की हालत तेज़ार का चीख कर ऐलान कर रही थी। उसे अजीब सी हैरत ने आन लिया। नीचे और ऊपर के हालात में ज़िंदगी आसमान का फ़र्क था। और सुनाओ बच्ची, तुम्हारे बाबा और मम्मा तो ठीक है ना? बड़ी अम्मा छोटी ट्रे में ग्लास सजाए चली आई। थैंक्स। तलब ना होते होते भी उसने बहुत खुश दिली से ग्लास थामा और छोटा सा सिप लिया। बाबा और मामा तो उम्रा के लिए गए हैं, तभी मैं यहाँ नज़र आ रही हूँ, हल्के से मुस्कुराकर उसने कहा। अच्छा, फिर तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है माशाल्लाह। उनके तासरात में यकायक अकीदत और खुशगवारी लहराई। आप यहाँ तन्हा रहती हैं? एक और सिप लेकर उसने कमाल मासूमियत से इधर उधर देखते यही तासुर दिया जैसे वो वाकई कुछ नहीं जानती। हालांकि हकीकत ये थी कि वो उनके बेटे के मुताल्लिक जानने की ख्वाहिश लेकर यहाँ आई थी। जब से उसने रेहान से सुना था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का क्वालिफाइड था और अब पिछले 4 सालों से नेम दीवानगी के आलम में था, इसके अंदर अजीब खुद बुद लग गई थी। उसने रेहान से इस सिलसिले में मज़ीद जानने की सही की थी, मगर रेहान दोबारा कुछ मुंह से नहीं फूटा था। ये बात भी जाने कैसे उसके मुंह से निकली गई थी। उसने अजलान और पुप्पो की खूनख्वार नज़रों को बहुत हैरानी से तका था। तब उसने सोच लिया था कि उसे हर सूरत उस मिस्ट्री से आगाह होना है। वो पुरस्रार सा शख्स अपनी तमाम तर पुरस्रारियत समेत उसके नज़दीक अहमियत हासिल कर चुका था। नहीं, मेरा बेटा है मोईद, वो मेरे साथ रहता है, अंदर सो रहा है। ताई अम्मा ने रसानियत से कहा, मगर उसकी तशफ़ी नहीं हुई थी। उस अधूरे से जवाब से जब भी गलते हुए उन्हें देखकर बड़ी मासूमियत और हैरानी का मुजाहरा करते आंखें फैलाई। इस वक्त सो रहे हैं? खैरियत? अपनी इस बात पर वो कुछ खुद को दिल ही दिल में अपनी इस अदाकारी पर वो खुद को दिल ही दिल में दाद दिए बगैर नहीं रह सकी थी। चंद दिनों में बाबा और मम्मा को वापस आ जाना था तो ज़ाहिरी बात थी उसके यहाँ क़याम का जवाज़ ख़त्म हो जाता और वो उससे कबल इस राज को पा लेने की ख्वाहिशमंद थी। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने बहुत शिद्दत से महसूस किया। इतनी सी बात ने बड़ी अम्मा की आंखों और लहजे में नमी उतारी थी। खैरियत? वो बगौर उन्हें तकने लगी। अलबत्ता ये जानकर वो शख्स वाकई पागल है, उसे अजीब से दुख ने घेर लिया था। जाने क्यों सबके कहने का वो यकीन नहीं करती थी कि जब उसने उसे बेलकनी में देखा था तो उसके अंदाज से भी वो नॉर्मल महसूस नहीं हुआ था। वो बीमार ही रहता है। बड़ी अम्मा ने मुख्तसर जवाब देकर एक बार फिर सर झुका लिया। अंदाज की रंजीदगी उस अफसुर्दगी छिपाए न छुपी। तो उनका इलाज करवाइए ना बड़ी अम्मी, उसने
उनके अंदाज में अपना हाथ उसके हाथ पे रख कर कहा। वो अब लब कुचल रही थी। झुका सर, कुछ मज़ीद झुक गया। वो यूं चुपती जैसे अब कभी न बोलेंगी, ये कहकर पास जैसे कुछ भी कहने को बाकी नहीं रहा था। माए नी माए, मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, चौगन हो गई तेरी दलारी, मन जोगी संग लागा। मौसम बहुत अच्छा था। आसमान पे काली घटाएं उमड़ी चली आ रही थी, तो खुशगवार सी हवा के दोष पे लहराते फूल पौधे उसके मन आंगन में मस्ती भर गए थे। उसने कमरे से मौसम की खूबसूरती को महसूस किया और जूते पहनकर बाहर आ गई। लॉन में टहलते हुए आप ही आप उसके लबों पे गुनगुनाहटें उतर आई थी। यूं ही गुनगुनाते हुए उसने गुलाबी फूलों से लदी बेल को पकड़कर हल्का सा झटका दिया तो उसने फराक दिली से फूल निछावर कर दिए। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी, खुद में मगन इस कदर कि उसे बलाई मंजिल की बिल्कनी से अपनी सिम तकती उन निगाहों का कतई एहसास ना हो सका, जिनकी वहशत हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। ग्रीन घास पे आतिशी गुलाबी लिबास में मलबूस वो उड़ते आंचल को संभालने को हल्कान लड़की उसके अंदर दीवानगी को जन्म देने लगी। सवेरा, उसने सख्ती से रेलिंग थामकर आंखें फाड़ी थी। यहाँ वहाँ मुतहरिक व दिलकश नाजुक पैकर उसका अलुयन नहीं है, ये ख्याल उसके शौर ने उसे बहुत तेज़ी से बख्शा था। अगले लम्हे वो रेलिंग छोड़कर सीढ़ियों की सिमत भागा। मोहित, बड़ी अम्मा ने उसे यूं अंधाधुंध दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ फलांगते देखा तो कपड़े धोते यूं ही उसके पीछे लपकी, मगर वो उनकी पुकार नज़रअंदाज करता बाकी मानदा सीढ़ियाँ भी फलांग गया था। लौन तक आते उसका सांस फूल गया था। सवेरा, सवेरा, तुम कहाँ चली गई थी? वो उसकी तरफ मतवज्जे नहीं थी। बाजू अपने आईनी हाथ में दबोचता अपनी जानिब घसीटता हुआ वो पुरवहशत अंदाज में बेरब्त सा हुआ था, जबकि आयमा तो उसे रूबरू बल्कि इतना नज़दीक पाकर खौफ की ज्यादती से गुंग हो गई थी। खौफ की सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत सरत से फैलती चली गई। क्यों चली गई थी? मुझे तन्हा छोड़कर? तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। टूटे फूटे अल्फाज और छलक पड़ती खौफजदा आंखों से उमड़ती जुनू खेजी वो मुकम्मल तौर पर हवासों से बाहर हो रहा था। वो पूरी हस्ती समेत हिलकर रह गई थी। उसका लम्स नागवारी का एहसास बरकी रो बनकर उसके पूरे वजूद में सरायत कर चुका था, मगर इस एहसास पर भी हावी जो एहसास था वो खौफ और बेबसी का था। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। माही बेआब की मानिद मचल कर वो उसकी गिरफ्त से निकलने को बेकरार हुई थी, जब मोहित ने जाने किसी खौफ के ज़ेर असर उसे छोड़ने की बजाय पुरवहशत से अंदाज में अपनी जानिब खींचकर मजनूनाना सी कैफियत में बाजुओं में जकड़ कर बेबस कर डाला। नहीं छोड़ूंगा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चली जाओगी, तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो। उसके लहजे की वहशत और तेज़ी पे बेबसी और आंसुओं की नमी गालिब आ गई। आयमा अगर इस हद तक सरासमा मतविश ना हो चुकी होती तो उसका घुट घुट कर रोना ज़रूर महसूस करती। अपना पूरा जोर लगाकर भी वो उसे अपना आप छुड़ाने में कामयाब ना हो पाई तो सरासमंगी और बेबसी की इंतहाओं को छूती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मगर वहाँ मतलिक असर न हुआ था। वो उसके सर और चेहरे के मुख्तलिफ नकुश को चूमता हुआ भिंचे हुए लहजे में जाने क्या कुछ कह जा रहा था। बड़ी अम्मा अगर गिरती पड़ती लॉन में पहुँच चुकी थी और अब उसे किसी न किसी तरह मोहित की गिरफ्त से आज़ाद कराने की सही में मसरूफ़। मोहित 2-4 अच्छे खासे धमोके लगा चुकी थी, मगर वो तो जैसे पागल हो चुका था। अंदरूनी हिस्से से निकलकर पोर्टिको की तरफ जाने को लॉन की सीढ़ियाँ उतरते हसन ने यह सुलगता हुआ मंजर देखकर हवासों पे बिजली गिरते महसूस की, मगर अगले ही लम्हे उसमें जैसे पारा भर गया था। दरमियानी फासला समेटते हुए वो बिल्कुल किसी खूनख्वार वहशी दरिंदे की मानी थी। मोहित पे झपटा था और एक ही झटके में उसे आयमा से दूर करके अपनी जानिब घसीटते उसे लातों और घुंसों की जद पे रख लिया। आयमा उस झोंक में बेतवाजुन होकर दूर गिरी थी। गालों पे बहते आंसुओं को पूंछते बगैर उस बिखरे हवासों को मजतमा करते हुए उठना चाहा, मगर उसे देखकर शौक लगा था कि इतनी सी देर में घर के सारे मकीन वहाँ जमा हो चुके थे। घबराहट, सबकी शर्म और खौफ का एहसास उसे ज़मीन में गाड़ गया। हसन में जैसे कोई जिन समा गया था। चल हमों के अंदर उस मोहित की हालत बिगाड़ दी थी। बेदरीग मुगलजात बकते हुए वो अभी तक उसे ठोकरों की जद पे रखे हुए थे। मोहित लहूलुहान हो रहा था, जबकि बड़ी अम्मा बिलक रही थी, रोती, उसे बचाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ थी। मोहित की अज़ियानी चीखों से दरो दीवार लर्जने लगे थे। पागल हो गए हसन, जान से मारोगे उसे, दफ़ा करो, चांद लानत भेजो। बड़ी अम्मा ज़ोर ज़ोर से फरियादी अंदाज में रोती। मोहित को उससे छुड़ाने की कोशिश में हसन की लातें और मुक्के अपने नातवा जिस्म पे सह चुकी थी। तब पुप्पो जो तब से खामोश तमाश बनी खड़ी थी, एहसान जताने वाले अंदाज में हसन को रोकते हुए बोली, मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे जान से मार डालूंगा। ज़िंदगी अजाब बना के रखती है। वो दांत किचकिचा के चीखा। आयमा जो कुछ लम्हों कबल हद दर्जा नागवारी के एहसास से मगलूब थे। हसन का ये
अंदाज फटी फटी आंखों से देखती, गोया कुव्वत गुआई खो बैठी। पुप्पो के पकड़ते पकड़ते भी उसने बुफरे अंदाज में मचलकर बड़ी अम्मा के दिक्कतों से सहारा बामुश्किल खड़ा किए मोहित के मुंह पे घूंसा मारा तो झटका सहारे बगैर लड़खड़ाया था और उछलकर 2 फुट जमीन मुंह के बल जा गिरा। उसकी नाक से खून फुहारे की तरह उबलकर बाहर आया था। हेमा के अलग से बेख्तियार घुटी चीख निकल गई। वो बेख्तियार भागकर गिरे हुए मोहित के पास आई थी, मगर बड़ी अम्मा रोते हुए उसकी नाक पे अपना दुपट्टा रख चुकी थी। शक्ल गुम करो इसकी, वरना ज़ाया हो जाएगा मेरे हाथों से, वो चीख कर कह रहा था। हेमा ने गर्दन मोड़कर तेज़ नज़रों से उसे देखा और पलटकर तेज़ कदमों से अंदर भाग गई। मैंने कहा था ना तुमसे मोहतात रहना उससे, मगर तुम मुहतरम चेहरे और सूजी हुई आंखें लिए बैठी थी जब हसान उसके सर पे आकर बरसा। आयमा ने उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। उसके दिलो दिमाग में एक हैजान सा बरपा था। वो एक टोटली मैड इंसान है, अब नॉर्मल उसका कोई नहीं है था। सवेरा जाने वो कौन थी, उसके बोझल दिल से सोचा। हसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इतना इमोशनल क्यों हो रहा था? हालांकि बुरा तो मुझे लगना चाहिए। क्या मुझे बुरा लगा? उसने अपना दिल टटोला। अजीब से सन्नाटे को महसूस करने लगी। एक ऐसे शख्स की हरकत हरगिज़ काबिल गिरफ्त नहीं हो सकती जो अपने हवासों में ना हो। काफ़ी देर के बाद उसने ये तय किया था। हसान उसकी मायूस होने के बाद पाँव पटकता चला गया था। किस बेदर्दी से मारा था हसान ने। अगर उसे कुछ हो जाता, उसे झरझरी सी आ गई। उसे सचमुच उन दोनों से हमदर्दी महसूस हुई। साथ ही वो सब कुछ नए सिरे से याद करते हुए एक इज़्तिराबी कैफियत का शिकार हुई थी। आई एम सॉरी आयमा, यकीनन तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मुझे यूँ नहीं डांटना चाहिए था। वो एक बार फिर सामने था, नहाया धोया फ्रेश, कहीं जाने को तैयार। कुछ लम्हों कबल का वाक़या जैसे ही अक्सर फरामोश हो चुका था। उससे उसकी बेहिस्सी और संगदिली बहुत शिद्दत से महसूस हुई। मुझसे पहले ये एक्सक्यूज़ आपको बड़ी अम्मा और उनके बेटे से करना चाहिए था। उसे इतना गुस्सा आया था कि नागवारी से कह गई। हसान ने अच्छा खासा चौंक कर भवें अचकाते हुए उसे देखा। अच्छा मजाक नहीं करो, अपना मूड बहाल करो प्लीज़ हसान, उसने टोक दिया। आप गिल्टी फील नहीं कर रहे कि आपने नाजायज़ किसी से इतनी बदसलूकी की? जाने क्यों से वो एहसास बख्शना चाहती थी जो शायद कभी पैदा नहीं हो सकता था। तुम कुछ नहीं जानती हो आयमा, इसलिए तुम इस मामला से अलग रहो। उसके चेहरे और आंखों से यकायक दरश्तगी छलकी। जो कुछ भी हुआ मुझे गर्ज नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। मेरी वजह से आपने उसे टॉर्चर किया। वाई? चुपते हुए लहजे में कहकर वो उसे भड़का गई। ओह आई सी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस सनकी से हमदर्दी हो गई है? महज हमदर्दी समझूँ या कुछ और भी, क्योंकि उसकी सूरत पे तुम जैसी बहुत अहमक यूं ही मर मिटी हैं। जहर में बुझा हुआ लहजा और तीखा अंदाज आयमा को 2 धारी तलवार की तरह काट गया। शट अप, विल यू शट अप? वो जब्त खोकर चलाई थी। आपकी पस सोच का अभी अभी अंदाज़ा हुआ है मुझे। इस कदर गिरी हुई ज़हनियत है आपकी। मुझे अफसोस हो रहा है। मेरी नॉर्मल फीलिंग को जो रंग देने की आप कोशिश कर रहे हैं वो आपकी सोच की खमाज है। भिंचे हुए लहजे में कहती वो तनफन करती वहाँ से चली गई थी। हसान ने लब भींचकर उबलते इश्तियाल पे काबू पाया था। तुम्हारा मुझे कुछ करना पड़ेगा मोहित हसन, वरना कुछ भी ऐसा हो सकता है जो मुझे मर के भी गवारा नहीं। और अगर अब कुछ ऐसा वैसा हुआ तो तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। उसने होंठ सिकुड़कर नफरत से कहा और झटके से पलटकर बाहर निकलता चला गया। मुझे अफसोस है बड़ी अम्मा कि मेरी वजह से उसका एहसास जुर्म ही उसे वहाँ दोबारा खींच ले गया था और अब वो किसी मुजरिम की तरह ही सर झुकाए उनके सामने बैठी थी। बड़ी अम्मा ने शिद्दत गिरिया से सूजी आंखों से उसे देखा और सर दा भरी। तुम क्यों परेशान होती हो मेरी बच्ची? ये मेरे बेटे का नसीब है, मगर ये ज़्यादती हुई है बड़ी अम्मा उनके साथ। हसान को किसने हक दिया था यूँ हाथ उठाने का? बड़ी अम्मा ने कुछ हैरानी से उसे देखा और कुछ कह बगैर सर झुका लिया। बड़ी अम्मा प्लीज़, क्या आप मुझे बता सकती हैं सवेरा कौन है? मोहित को गालबन मुझ पर सवेरा का गुमान हुआ था। उनके हाथ पे अपना नाजुक हाथ रखते वो बहुत इल्तिजाई अंदाज में बोली। तो इस मर्तबा बड़ी अम्मा भी खुद पे ज़ब्त ना कर पाई। कितने ही आंसू उनके गालों को भिगोते गिरेबान में गुम हो गए थे। सवेरा की वजह से ही तो मेरा बच्चा इन नौबतों को पहुंचा। वो पागल नहीं है, मेरा बच्चा पागल नहीं है। वो घुट घुट कर रोने लगी। ये हमेशा से ऐसा थोड़ा ही था। ये तो इतना खूबरू, इतना शानदार था कि जहाँ चला जाता बस हर शख्स सिर्फ इसे ही देखा करता। इसकी यही सूरत, यही खूबरूई इसके लिए अजाब बन गई। वो आंसू पूंछते हुए बोलते बोलते यकदम चौंकी हुई। अंदाज चौंकने का सा था। इससे पहले कि आयमा कुछ समझती वो यकलक उठी थी। उसके चेहरे पर घबराहट यकबारगी उमड़ी थी। आयमा ने हैरत से उन्हें अंदर कमरे के सिमत भागते देखा। कुछ सानियों को वो हौन सी वहीं बैठी रह गई थी।
मगर फिर संभल कर उठते हुए उनके पीछे कमरे में आई और अपनी जगह सख्ते में आ गई थी। कमरे के वस्त में बिछे पलंग पे मोहित चत लेटा था। उसके जिस्म में अज खुद लगते हुए झटकों को आयमा ने इस्तजाब और खौफ की निगाह से देखा। बड़ी अम्मा ने अंधों की तरह लपक कर पहले उसे संभालने की सही की थी, फिर साइड टेबल पर धरे इनहेलर को कांपते हाथों से उठाया था और बुरी तरह से खांसते मोहित के होंठों से लगाने की कोशिश की, मगर उनके हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। मोहित, सांस लो बेटे, सांस अंदर खींचो, भीगी आवाज़ में चीख कर कहते हुए उन्होंने इनहेलर का ढक्कन खोले बगैर कनपटर दबाया। यकीनन वो घबराहट और सरासमगी के आलम में इस तरफ ध्यान नहीं दे पाई थी। आयमा का दिल दुख की इंतहाई शिद्दत से भींचने लगा। तो गोया ये शख्स अस्थमा का भी मरीज़ है, उसने इंतहाई कर्ब से सोचा और बेख्तियार आगे बढ़ाई। बड़ी अम्मा, मैं करती हूँ। उनके बुरी तरह से लर्जते हाथों से इनहेलर लेकर अच्छी तरह ऊपर तले हिलाने के बाद उसने माउथ पीस का ढक्कन हटाकर इनहेलर मोहित के फड़फड़ाते नीले पड़ते होंठों से लगा दिया। सांस को अंदर खींचिए। उसने मोहित की पेशानी पे मोतियों की मानी चमकती पसीने की बूंदों को आजर्दगी से तकते नरमी और मलाइमत से कहा और कनपटर को दबाकर दवाई का पफ उसके हलक तक पहुंचाया। मोहित की हनूस वही हालत थी। यही वजह थी कि उसे खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। उसके अपने हाथ कांपने लगे थे, अलबत्ता उसने बड़ी अम्मा की तरह हवास नहीं खोए थे। चंद मिनट के बाद उसने मुत्तैद बारी संभल को दोहराया। अब आहिस्ता आहिस्ता सांस लें। उसके नकाहत ज़दा चेहरे पे मौजूद तकलीफ़ के आसार को तकते हुए उसने नरमी और आहिस्तगी से कहा। उसका तनफ़ुस बहाल होते देखकर आयमा ने बेख्तियार गहरा सांस खींचकर लेते हुए असाब को ढीला छोड़ दिया। उसके सीने से आती खर खर की आवाज़ पर तदरीज कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जिस्म ढीला छोड़े वो बेदम से अंदाज में पड़ा था। आयमा ने पीछे हटते हुए इनहेलर का ढकना लगाने के बाद साइड टेबल पर रख दिया। बड़ी अम्मा उसकी पेशानी और चेहरे पे बहते पसीने को साफ करने के बाद घनेरे बालों में हाथ फेरती आंसू जब्त कर रही थी, मगर शदीद जब्त के बावजूद उनके कांपते हुए होंठ उनके दिल की कैफियत उस पर अयां कर गए। टेक इट इजी बड़ी अम्मा, अब ये बिल्कुल ठीक है। उसने पीछे से आकर उनके कांधों को छूकर तसल्ली से नवाजा और गैर इरादी तौर पर मोहित की सिम देखा। हल्की बड़ी हुई शेप, पेशानी पे बिखरे बालों और हल्दी की मानी जर्द होती हुई रंगत। वो आंखें मूंदे पुरसुकून लेटा था। दराज खमीदा पल के बोझल पपूटों की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। चंद फुट से निकलता हुआ कद, चौड़ा कड़ियल जवान किस बेजान से अंदाज में बिस्तर पर ढेर था। आखिर कब तक संभालूंगी मैं इसे? बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं कि ये कर पाऊँ। तुमने देखा घबराहट और परेशानी ने कैसे हाथ पैर फुला दिए थे मेरे, और ये पता नहीं किससे बदला ले रहा है, खुद से या मुझसे, कि मेरे सामने यूँ मौत की दहलीज को छूने लगता है। इससे जब भी दमा का दौरा पड़ता है ये यूँ ही बेहिस पड़ा रहता है। खुद मशीन की मदद से कभी सांस बहाल करने की कोशिश नहीं करता। ये तो चाहता ही यही है कि मुझसे पहले कब्र में जा उतरे। ऐसा अनोखा निराला दुख था उसका कि यूँ ज़िंदगी से बेजार हो गया। वहाँ पे रहम नहीं आता। वो उन्हें थाम कर बाहर लाई तो बड़ी अम्मा उसके कंधे पे सर रख के रोती फिर रब सी बातें करती चली गई, जिनमें कुछ उसके पल्ले पड़ा था और कुछ सिरे सर के ऊपर से गुजर गया। वो क्या कहती, चुप गुमसुम सी बैठी रही। क्या इन्हें ऐसे हर बार ऐसा ही शदीद अटैक होता है? बड़ी अम्मा, खासी देर बाद उसने सर उठाया था। उन्हें कदरे संभला हुआ पाकर आहिस्तगी से पूछा, अगर मुझे बर वक्त पता चल जाए तो मैं तो ऐसा नहीं होने देती, इनहेलर लगा देती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता ना चले तो यूँ ही होता है। बेबसी के आंसू एक बार फिर गालों पे उतर आए। ये ऐसा क्यों करते हैं बड़ी अम्मा? क्या वजह है कि ये ज़िंदगी से बेजार हो चुके हैं? उसे बड़ी अम्मा की दर्द भरी दास्तान पे वाकई बहुत हमदर्दी हो रही थी। सवेरा की वजह से उसके बगैर ये ज़िंदा नहीं रहना चाहता। उन्होंने हिचकी भरी, माँ की परवाह नहीं। बड़ी अम्मा, सवेरा कौन थी? वो असल बात की तरफ आई। इसकी बीवी थी, इसके होने वाले बच्चे की माँ। बहुत मोहब्बत करता था मोहित उससे, बहुत चाह से ब्याह कर लाया था। उनके चेहरे पे दुख के साए लरसने लगे, वो जैसे कहीं खोने लगी थी। फिर क्या हुआ बड़ी अम्मा? उसने उनके हाथ पे दबाव डालकर तवज्जो हासिल की। फिर उन्होंने ठंडा सांस भरा। बहुत खुश थे दोनों, मगर उनकी खुशियों को नज़र लग गई। सवेरा मर गई। मोहित ने उसे जलते हुए देखा था और अपने हवास गंवा दिए थे। पूरे 2 साल वो मेंटल अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा। अपना सब कुछ गिरवी रख के मैंने उसका इलाज करवाया था, मगर ये ठीक होना ही नहीं चाहता था। 2 सालों में इसकी मखदूश ज़हनी हालत तो ठीक हो गई, मगर वहाँ से नया मर्ज़ लग गया था, दमा का मर्ज़। अब भी इसे कभी कभार दौड़ा पड़ जाता है। बड़ी अम्मा, सवेरा कैसे जली थी? उसका जहन इसी नुक्ते पर ठहरा था। बड़ी अम्मा ने सर्द आह खींची थी। पता नहीं बेटी, मैं उस रोज़ घर पे नहीं थी। मुझे बस इतना पता चला कि उस रोज़ सवेरा खाना पकाने किचन में गई थी। चूल्हे का बर्नर खुला रह गया था। माचिस जलाते ही आग भड़क उठी जो लम्हों में उसके कपड़ों को लपेट में ले चुकी थी। क्या घर पे कोई भी नहीं था? उसने मतहिर नज़रों से उन्हें देखा।
सब थे, मुलाजिम भी थे, मगर कोई कुछ ना कर सका। मोहित ऑफिस से आया तो सवेरा बुरी तरह झुलस चुकी थी। अस्पताल जाते जाते रास्ते में दम तोड़ गया दिया। वो उस वक्त की अजियत सोचकर फिर से सिसकने लगी। आयमा में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उनके बहते आंसू ही साफ कर डाले। लाइए अम्मा, मैं आपके सर का मसाज कर दूं। वो पिछले कई दिनों से मुसलसल आ रही थी। आज उन्हें सर में तेल डालते देखा तो अपनी खिदमत पेश कर दी। अरे नहीं बच्ची, तुम तकलीफ़ ना करो, मैं लगा रही हूँ। अरे, वो ज़रा सा हंसी। बड़ी अम्मा, तकल्लुफ़ मत बरता करें, उसने मुंह बसोर कर कहा और शीशी उनके हाथ से लेग ली। पता है, मेरी मम्मा कहती है मुझसे अच्छा सर का मसाज और कोई नहीं कर सकता। बहुत सुकून है मेरी उंगलियों की नरम पूरों में, आपको यकीन आ जाएगा। वो उनके बालों में उंगलियां चलाते हुए बहुत बेतकल्फ़ी से बोली। बड़ी अम्मा महज मुस्कुरा दी। वो यूं ही उनसे तकल्लुफ़ की हर दीवार गिराती जा रही थी। वजह वही एहसास जुर्म था। वो जब तक यहाँ थी उनकी तन्हाई, दुख और अफसुर्दगी के एहसास को कम तो नहीं, अलबत्ता बांट ज़रूर सकती थी। उसे इस बात का मलाल नहीं जाता था कि पुप्पो की फैमिली के मुतालिक जो कुछ उसने महसूस किया था वो सब ना सिर्फ बिल्कुल सही था, बल्कि वो लोग तो बेहिसी और संगदिली में बहुत आगे तक चले गए थे, जहाँ से वापसी भी शायद मुमकिन नहीं थी। उनके दिलों पे मोहर लग चुकी थी, तो आंखों पे पर्दे आन गिरे थे। उसने महज उनकी आजमाइश के तौर पे घर के तमाम अफराद के सामने बड़ी अम्मा की कस्म परसी, बेचारगी और मोहित की ख़तरनाक बीमारी के मुतालिक बात शुरू की ही थी कि पुप्पो के नरम चेहरे पे हर दम बसेरा किए रखने वाली मुस्कुराहट यूं गायब हुई थी जैसे किसी ने अचानक नोच कर फेंक दी हो। वो सब लोग खाने की टेबल पे थे। उसने महसूस किया हर चेहरे पे तनाव के साथ तनफुर और तलखी भी बिखरी है। सबसे बुरा हाल तो हसान का हुआ था। उसकी पेशानी पे शिकनों का जाल बिखरा था तो नथने फूलने लगे थे। तामुन करें वो भी उस औरत के साथ जिसका अक्खड़ खुदसर और जुनूनी बेटा हमारे सरों पे नंगी तलवार बनकर लटकता रहता है। शुक्र करे कि हमने उसे घर पे पनाह दे रखी है, वरना हमारे घर में भी जवान लड़की है, उसका कुछ एतबार नहीं है। उस रोज़ की मिसाल तुम्हारे सामने है। हसान को तो जैसे मौका मिला था दिल की भड़ास निकालने का। आयमा तो बात करके फंसी थी। आई थिंक ये घर फूफा जान और मोहित के बाबा को उनके वालिद साहब की तरफ से विरसे में मिला होगा। तब भी पुप्पो इन लोगों का आधा हिस्सा तो बनता होगा, बल्कि वो लोग बदहाली का शिकार हैं और आप। वो खाइफ नहीं हुई थी, और होती भी क्यों, हक बात के लिए तो उसे अगर अपने बाप के सामने भी डटना पड़ता तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने महसूस किया पुप्पा उसकी बात सुनकर चौंके नहीं और बहुत गहरी मगर पुरसताइश नज़रों से उसे देखा। इतने सारे अपराध में सिर्फ वही थे जो इस सारे किस्से से लाताल्लुक और बेनियाज खाने में मसरूफ़ थे, मगर अब वो भी जैसे भूल गए थे कि अभी कुछ देर कबल उन्होंने डिश से बिरयानी निकालकर बहुत रग़बत से खाना शुरू की थी। हाँ, था इस घर में उन लोगों का भी आधा हिस्सा, मगर अब नहीं है। तुम्हें कुछ पता नहीं तो क्यों इन्वॉल्व हो रही हो इस मामले में? बड़ी अम्मा ने अपने बेटे का इलाज शहर के महंगे तरीन अस्पताल से करवाया। 2 साल मौसूफ उनकी ख्वाहिश और कोशिश पे पानी फेरते रहे और लाखों की रकम इस मद में ज़ाया होती गई। बड़ी अम्मा ने अपना हिस्सा था कि अपने शेयर्स तक डैड से निकलवा लिए। अब उनके पास कुछ नहीं है। इस घर में रह रहे हैं, इसे भी हमारी मेहरबानी समझो। हसान बोल नहीं रहा था, घबरा रहा था। हिमा ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। वैसे भी वो जो कुछ जानने की मुतमनी थी वो जान गई थी। उसने शुक्र मनाया था कि मम्मा के कहने पे उसने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया था कि वो हसान के मुतालिक सोचे। वो अच्छा लड़का है, वो कैसा था वो अच्छी तरह जान गई थी, सिर्फ उसे ही नहीं, उन सबको। कहाँ गुम हो बच्ची, मैं तुम्हें ही पुकार रही हूँ, बड़ी अम्मा ने उसके हाथ थाम कर कहा। तब वो चौंकी थी। जी, वो कदरे खफीफ हुई। कुछ नहीं बेटा, बस करो, थक गई होगी, उन्होंने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखकर कहा। तो उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने सर में भिगोए कपड़े नल के सामने रखकर खंगाले और अच्छी तरह निचोड़कर चटकने के बाद तार पे फैला दिए। अपने काम में वो इस हद तक मगन थी कि दरवाजे से निकलकर बाहर आते मोहित हसन को नहीं देख सकी, जबकि वो उसे रूबरू पाके ठटक के रुका था। मगर अगले ही लम्हे निकाह का जाविया बदलकर बड़ी अम्मा को तलाशा नाकामी की सूरत में झुंझला सा गया। अम्मा, वो लब भींच कर ज़ोर से चिल्लाया था। तब आयमा बेख्तियार पलटी। आप? वो उसे रूबरू पाते ही हवास बाख्ता नजर आने लगी। बड़ी अम्मा को बहुत तेज़ बुखार में कपड़े धोते देखकर उसने ज़बरदस्ती हटा दिया था। चींकते हुए उनकी आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। उसने चाय के साथ दवा खिलाकर सोने भेज दिया और ख़ुद अधूरा काम निपटाते उसके वजूद को अक्सर फरामोश कर चुकी थी। ऐसा कई बार हुआ था कि वो कई घंटे अम्मा के साथ गुजार कर चली भी जाती, उससे कभी सामना ही नहीं हुआ था। वो अपने कमरे से निकलता ही नहीं था। उस वक्त भी यकीनन कोई ज़रूरत बाहर खींच लाई थी, मगर आयमा का दम उलझने लगा था उसे देखकर। अगर उस रोज़ की तरह आज भी वो उससे आगे सोचकर ही लर्ज उठी। अम्मा, वो एक बार फिर चीखा। अब की मर्तबा आवाज़ पहले की निस्बत घसीली थी। आहिस्ता, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, दवा खाकर सोई है, उसने तनबीही अंदाज में कहा था कि उसे कदरे नॉर्मल देखकर हवास बहाल होने लगे थे। मोहित ने सुर्ख आंखों से उसे घूरा और उसकी बात पे ध्यान दिए बगैर अम्मा के कमरे की सिमत कदम बढ़ाई थे कि आयमा लपक कर उसके रास्ते में आ गई। मैं क्या कह रही हूँ, आपने सुना नहीं?
उस पल गुस्से की ज़्यादती में रहा सा खौफ भी जाने कहाँ जा छुपा था कि उसे घूर कर डांटने के अंदाज में बोली, मगर जवाब में मोहित ने जिन सुर्ख आंखों से अजनबियत और बेगानगी से उसे देखा था, उसके हवासों पर यकलख्त खौफ ने गलबा पाकर असाब को मफलूज कर दिया। तो मेरा मतलब है, आपको जो चाहिए मुझे बता दे। अंदर ही अंदर दहल कर 2 कदम पीछे हटती वो फंसी फंसी आवाज़ में बोली। वो तो था ही जुनूनी, किसी भी पल बुफर कर वैश्यपन पे उतर आता तो। उसने चोर निगाह उसके पत्थर और फौलाद से बने आहिनी वजूद पर डाली और सहम सी गई। मोहित ने अब की मर्तबा भी जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं किया, अलबत्ता हाथ से उसे रास्ते से हटाया और अंदर घुस गया। आयमा उस लम्स को बाजू पे महसूस करती गोया लम्हों में सुन पड़ गई। अम्मा चाय बना के दे मुझे। उसने वहीं खड़े खड़े उसकी बोझल आवाज़ सुनी थी। अगले चंद लम्हों में वो अम्मा के साथ बाहर आ गया था। लहजा बेहिस सर्द और लट मार किस्म का था। उसे उस पल उस पर बेतहाशा ताव आया था जब भी लब भिंचर सुलगती नज़रों से उसे देखती रही थी, जबकि वो उसे नज़रअंदाज किए अपने कमरे में जा चुका था। मम्मा एक शौक की सी कैफियत में उसके सामने मौजूद थी। उनकी यकीन से आ रही साकिन आंखें उसके चेहरे पे जाने क्या तलाशना चाह रही थी। मुझे लगता है तुम इस वक्त हवासों में नहीं हो, अभी तो घर चलो, वहीं जाके बात होगी। उसने उनकी आवाज़ सुनी थी। तब उसने सर ऊंचा करके उन्हें देखा। मैं अपने हवासों में हूँ मम्मा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज़। वो मलती हुई थी। अम्मा मैं क्या समझूँ इसे, तुम्हारा दिमाग चल गया है, आई कांट बिलीव इट। उन्होंने अपना सर हाथों पे गिराते हुए ताज्जुब से कहा, ऐसा क्या अनहोना कर दिया मम्मा मैंने कि आप इस कदर डिसहार्ट हो रही हैं। वो उठकर उनके करीब आई थी। तुम, उन्होंने दांत पीसे थे, शुक्र करो मैंने तुम्हारे बाबा से तुम्हारी ये फजूल बात छुपाई है। वो तल्ख हुई। मम्मा, उसने नज़रें उठाकर शाकी अंदाज में उन्हें देखा। आपको ये फजूल बात लगती है? मेरी ही नहीं, किसी और की भी पूरी ज़िंदगी का मामला है। हमने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? वो अखड़ से अंदाज में बोली। मम्मा ये आप कह रही हैं? उसे दुख हुआ था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं आइमा कि तुम क्या कह रही हो। उन्होंने जैसे सर पीटा था। इस किस्म के फैसले यूँ अचानक और जज्बातियत में नहीं किए जाते। अभी तुम घर चलने की तैयारी करो, क्या करना है ये बात की बातें हैं। मम्मा रौनक भरे अंदाज में कहकर उठ गई। तब आयमा ने थके हुए से अंदाज में सर तकिए पर डालकर आंखें मूंद ली। उसे तो खुद अंदाज़ा नहीं था यह फैसला यूँ अचानक कैसे हो गया कि वह अब 1 इंच भी सिरकने पर आमादा नहीं थी। कल मामा बाबा को एयरपोर्ट रिसीव करने की खुशी में तैयारी उसने सुबह से ही शुरू कर रखी थी। 12 बजे की फ़्लाइट थी। 11 बजे वो मुकम्मल तैयारी के साथ अपने कमरे से निकल कर आई। कलाई पे बंदी रेस्ट वॉच पे टाइम देखा, भी चंद मिनट थे। उसने पुप्पो के कमरे में झांका। उनकी तैयारी आखिरी मरहल में थी। वो टहलने के अंदाज में लॉन में चली आई। जब बदाई मंजिल से उठते शोर पे अच्छा खासा चौंकी थी। मोहित की चीखें और किसी चीज़ की ज़ोरदार आवाज़ वो कतई ना समझी, अलबत्ता किसी गड़बड़ का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ तो सरपट भागती हुई ऊपर आई थी, मगर सीढ़ियों के इख्तिताम पे उसके कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। हसान हाथ में बैठ लिए बिल्कुल जानवरों के से अंदाज में इंतहाई बेदर्दी से मोहित को पीट रहा था। आयमा हैरत और सदमे की ज़्यादती से कुव्वत गवाही गवा बैठी। क्या समझते हो तुम सवेरा की तरह आयमा को भी छीन लोगे मुझसे? तो ये तुम्हारा गलत ख्याल है। मैंने तुम्हें जान से मार दूंगा। बहुत खूबसूरत है ना तुम्हारा ये जिस्म, ये चेहरा, इसे बिगाड़ के रख दूंगा, इतना भयानक कि तुम खुद को भी पहचान ना सकोगे। ज़ोरदार ठोकर से उसने मोहित को नीचे गिराने के बाद उसके सीने पे अपना पाँव जूते समेत रख दिया। रुक जाओ हसान। उसका ये सख्ता हसान के हाथ में मौजूद उस बोतल को देखकर टूटा था जिसमें शायद नहीं, यकीनन तेज़ाब था। उसका दिल उछलकर हलक में आया था। वो पागलों की तरह चीखती हुई भागी आई थी और हसान उसे गैर मतवक्का तौर पर ऊपर पाके हैरत के झटके से निकलकर घबराहट का शिकार हो रहा था। तुम, उसने उथल पुथल होती सांसों और बेतरतीब डोलती धड़कनों को संभालते मुतासिफ नज़रों से उसे देखा। आई हेट यू। तुम चाहते थे ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, मगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुना तुमने, इसे पागल साबित करके मेंटल अस्पताल छोड़कर आना चाहते हो, हालांकि वहाँ उसे नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तुम गलत समझी हो। मैं, वो उसके जारहाना तेवरों की ताब न लाते हुए बौखलाकर भोंडा सा जवाब ढूंढना चाहता था कि आयमा का जब्त पारा पारा होकर छलक गया। शट अप। उसका ये साफ झूठ उसे आतिश फिशा बना गया था। कहीं नहीं जाएगा ये, यही रहेगा हमेशा। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। वो लब चबाकर बोली तो हसान तलखो तुर्श नज़रों से उसे देखता झटके से मुड़कर चला गया था और वो फूली सांसों को संभालती बड़ी अम्मा की हैरान मगर ममनू नज़रों से निगाह चुराती झुककर लहूलुहान हुए मोहित को धुंधलाई हुई नज़रों से तकती सहारे को अपना हाथ उसकी सिमत बढ़ा गई। वो जो बुरी तरह से हामता हुआ कुछ तहिर कुछ गैर यकीनी से उसे देख रहा था। लब भींचते हुए निगाह का जाविया बदल गया। आयमा के अंदर अजीब सी थकन उतर आई। वो बड़ी अम्मा उसे अंदर छोड़कर खासी देर बाद लौटी। तब भी वो दोनों हाथों पर सर गिराए वहीं चारपाई पर बैठी थी। शुक्रिया मेरी बच्ची, तुम्हारे आज के इस एहसान ने मुझे बिन मोल खरीद लिया। अगर तुम नहीं आती तो वो जालिम मेरे बेटे को मार डालता। वो सिसक उठी थी। आयमा ने अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया था, फिर उठते हुए बहुत ठहरे हुए लहजे में बोली थी, अम्मा
मैं मोहित से शादी करना चाहती हूँ। आज बाबा और मामा आ रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें प्रपोज़ल दे दीजिएगा। उन्हें शशदर छोड़कर वो पलट कर देखे बिना चली आई थी और उसे पूरा यकीन था उसका फैसला हरगिज़ गलत नहीं था। अब उसे यही यकीन मम्मा को भी दिलाना था। ढलता हुआ सूरज धीरे धीरे मगरिब की जानिब महवे सफ़र था। पूरी धरती पे नारंगी रंग फैलता जा रहा था। आसमान पे कहीं कहीं स्याह बादल थे जो हवा के ज़ोर पे उड़ते फिरते बहुत भले मालूम हो रहे थे। फिज़ा में चिड़ियों की चहचहाहट बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थी। जब आयमा ने आखिरी सीढ़ी से दरवाज़ा धकेलकर सहन में कदम रखा, बड़ी अम्मा आंगन के कोने पे मौजूद नल से कपड़ा भिगो भिगो कर सहन के फर्श को साफ कर चुकी थी। साफ सुथरे फर्श पे खफीफ सी नमी थी जो पंखे की आवाज़ से बहुत तेज़ी से जज्ब होती जा रही थी। उसने सब कुछ मम्मा को खोल कर बताया था, साथ ही अपना फैसला भी। उसने वो इंतहाई कदम उठा लिया था जिसके बाद उसका ख्याल था इस काम में कोई रुकावट नहीं रहती। उसने मम्मा से कह डाला था उनके ना मानने की सूरत में भी उससे शादी मोहित से ही करनी, इसलिए नहीं कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए कि मोहित की ज़िंदगी के लिए उसका होना ज़रूरी था। बाज़ फैसले खुशी में नहीं मजबूरी में किए जाते हैं, मगर फिर भी कोई तशनगी नहीं देते। वो भी मुतमईन थी मनमानी करके। मम्मा ने खामोश निगाहों से उसे देखा था और उठकर चली गई थी। वो नहीं जानती थी उन्होंने बाबा से क्या बात की, किस अंदाज में की कि वो उसकी मर्ज़ी का फ़ैसला कर गए थे, मगर मोहित ने इनकार कर दिया था। अब बताओ क्या करोगी तुम? कितना तमस्खुर था मम्मा की नज़रों में, उनके लहजे में। और अब वो यहाँ थी मोहित हसन से बात करने के लिए। बड़ी अम्मा ने उसे मोहित के कमरे में जाते देखा और रंजीदगी से सर झुका लिया। वो दस्तक देने के बाद अंदर दाखिल हो गई। मोहित दीवार के जानिब मुंह किए जाने सो रहा था या यूं ही लेटा था, वो समझी नहीं और चक्कर काट कर ऐन उसके सामने दीवार में टेक लगा दी। तुम? वो उसे देखकर एक झटके से उठ बैठा। हाँ, इनकार की वजह पूछने आई हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल मैटर, सुर्ख आंखों से दांत पीस कर कहता। वो उसे जाने क्या जताना चाहता था। आयमन ने समझने की कोशिश नहीं की। अगर अब ये सिर्फ आपकी पर्सनल्स नहीं रह गई, मेरी ज़ात इसमें इन्वॉल्व हो चुकी। जवाबन उसका लहजा ठंडा था। आई थिंक ये हक हर किसी के पास होता है, इनकार और इकरार का हक। वो जवाबन कहर बार नज़रों से उसे घूरने लगा। आयमा ने बहुत गहरी निगाहों से उसे देखा था। क्या उस वक्त उसके नॉर्मल अंदाज देखकर कोई कह सकता था वो कभी वैशी जनूनी भी होता होगा? अगर आप हसन को इनकार कर सकती हैं तो मैं आपको क्यों नहीं कर सकता? ओह आई सी। वो जैसे लम्हे के 1000वें हिस्से में मामले की तह तक जा पहुंची। तो इसका मतलब आप हसन से डरते हैं? ऐसा शेर जैसा ऊंचा पूरा वजूद और दिल चिड़िया जितना। वो मुंह पे हाथ रखकर हंसती गोया उसका ज़ब्त आजमा रही थी। शट अप। वो पूरी कुव्वत सर्व करके धाड़ा था। पूरे वजूद का खून जैसे उस पर उसके चेहरे और आंखों में सिमट आया। तेज़ होते तनफ्फुस समेत लब भींचे वो जैसे ज़ब्त के कड़े मराहिल तय कर रहा था। वो धीरे धीरे चलती उसके कदमों में दो जानू होकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ उसके घुटनों पर रख दिए। वो चौंका था। हिमा ने महसूस किया इस हरकत पे वो बुरी तरह से जुज़-बुज़ हुआ है। सवेरा पे आके ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती मोहित। अपना नहीं तो अम्मा का ख्याल कर लें, फिर थोड़ा सा मेरा जो आपसे मोहब्बत करने लगी है। वह अटक कर कह गई। मोहित जो उस दर्जा कुर्बत पे हकदक सा बैठा बिल्कुल बेहिस्सो हरकत था। ये सुनते ही तैश में आते हुए उसके हाथ अपने घुटनों से झटक दिए थे। बहुत हो चुकी फजूल बातें, अब जाइए यहाँ से। बहुत इंसल्टिंग अंदाज से आयमा को अपनी पेशानी सुलगती हुई महसूस हुई। नहीं जाऊंगी, इसके बावजूद कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए कि मैंने मम्मा से कह दिया था मैं सिर्फ आपसे शादी करूंगी। उसके लहजे में धौंस थी, घन गरज के साथ भरपूर हठ धर्मी थी। जब मैं आपसे शादी नहीं करूंगा तो आपके वालिदैन लाजमन आपकी कहीं और शादी कर देंगे। दूसरी तरफ हद दर्जा इत्मीनान की कैफियत थी जो आयमा को सुलगा गई। आप इंसल्ट कर रहे हैं मेरी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, ज़िद पे अड़े रहिए। मैं भी आयमा हूँ, आप मुझे जानते नहीं। इस खिड़की से कूद कर ख़ुदकुशी कर लूँगी। सवेरा को मरते देखकर तो आपने 2 सालों तक हवास गंवाए थे रखे थे। मुझे मारकर हमेशा सुकून को तरसेंगे। बेतहाशा रोते हुए कहती वो ख़तरनाक इरादे से बिल्कनी की सिमत भागी तो मोहित जो हौन सा उसकी बात सुन रहा था बेख्तियार चीखा था। बाबा, क्या आप भी मुझसे खफा हैं? डीप रेड हल्के काम के जदीद तराश खराश के सूट में सर पर दुपट्टा ओढ़े वो रोई रोई आंखें लिए उनके रूबरू थी। अभी कुछ देर कबल निकाह की सुन्नत अदा हुई थी। सारा तमाम फूफा जान ने किया था। वो हर काम में पेश रहे थे। आयमा ने उन्हें इतना खुश मुतमईन और आसूदा पहली बार महसूस किया था जबकि पुप्पो और उनकी औलाद के मुँह बने हुए थे। हसन तो सिरे से ही गायब था। अरे बाबा की जान, आपको ये क्यों लगा कि बाबा आपसे खफा हैं? बाबा तो अपनी बेटी की आला ज़र्फ़ी और बेहतरीन फ़ैसले से खुश हुए। अगर भाईजान मुझे सारी हकीकत ना बताते तो शायद मैं गलतफहमी का शिकार रहता, तुम्हारी मम्मा की तरह। उन्होंने कुछ फासले पे खामोश गुमसुम बैठी मम्मा पे शौक निगाह डाली तो आयमा के दिल से बहुत बड़ा बोझ सिरक गया था। उसने खाना मम्मा के साथ ही खाया था। इस तरह वो गोया एक मौका चाह रही थी अपनी सफाई का। आप अभी तक मुझे गलत समझ रही हैं मम्मा। उसने आहिस्तगी से नज़रें उठाई थी। टप टप मम्मा की आंखों से बहते आंसू से शॉक्ड कर गए। वो बेकरार सी हुई थी।
एक ही औलाद थी तुम मेरी, क्यों लिया ये रिस्क? रिस्क ही तो है। कितना रोकना चाहा तुम्हें, हर तरह, मगर तुम आयमा, तुम्हारी दादों को भी अस्थमा था, महज 1 साल जी सकी, ये तो फिर। अम्मा प्लीज़, उसने टोका। मोहब्बत अलग बात है, मगर महज हमदर्दी में किया गया ये बोल्ड स्टेप तुम्हें पछतावे में मुब्तला कर दे तो बताओ क्या हल होगा? उन्होंने उसकी इल्तिजा पे जैसे ध्यान ही नहीं दिया था। मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, मुझे इससे बढ़कर कोई हाजत नहीं। मगर हमारा क्या सोचा? वो तड़पी। मामा बाबा भी तो हैं, उन्होंने आपकी तरह रिएक्ट नहीं किया। बाप और माँ में यही फ़र्क है। वो सिसकी। क्या कमी है मोहित में? अस्थमा नाकाबिल इलाज नहीं है मम्मा। मोहित अपना ख्याल नहीं रखते थे, अब मैं उन्हें ज़िंदगी की तरफ लाऊंगी, उन्हें ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाऊंगी। मम्मा वो ठीक हो जाएंगे। वो पुरुमीद थी। मम्मा उसे देखकर ठंडा सांस खींच कर रह गई। ठीक है, इकलौती औलाद का जो एडवांटेज हुआ करता है वो तुमने वसूल कर लिया, अब कुछ हमारी भी मान लो। मोहित को लेकर हमारे साथ चलो। यहाँ तुम्हें तन्हा छोड़ना मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा है। इन लोगों के तेवर मुझे अच्छे नहीं लगते। मोहित की पहली बीवी के मुतालिक भी बहुत अफवाहें सुनने को मिली। वो हादसा नहीं था, उसके खिलाफ साजिश की गई थी। मैं यूँ ही तो तुम्हें नहीं रोकती थी। वो एक बार फिर खदशात के आसार में घिरने लगी। अम्मा प्लीज़, वो मुस्कुराई थी। किसी के खौफ से अपना मकाम छोड़ देना बुज़दिलों की आदत है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, हम आएंगे आपसे मिलने जल्द। हम कौन? वो बेख्याली में बोली। मैं और मोहित। उसकी सितारों की मानी दमकती आंखों में जुगनू झुलमिलाए। मम्मा उसे देख कर रह गई। मुझे अपने बिस्तर के सिवा कहीं नींद नहीं आती, सो प्लीज़ बेड से उठ जाओ। पिछले 15 मिनट से वो कमरे में मौजूद था और सोफे पे बैठा किसी सोच में गुम। बड़ी अम्मा अभी कुछ देर पहले उसे यहाँ बिठा के गई थी कि कुछ देर बाद ही वो भी आ गया था। आयमा उसके कुछ कहने की मुंतज़िर गाहे बगाए नज़र उठाकर उसे देख रही थी कि वह लबों पे लगी मोहर तोड़कर बोला भी तो था क्या? उसकी जान जलकर रह गई। जी तो चाहा था जवाब में कुछ खरी खरी सुनाकर अखड़ा हुआ दिमाग ठिकाने ले आए, मगर फितरी हिजाब और झिझक आड़े आ गई। लिबास समेटकर वो नीचे उतरी तो कलाई में सजी चूड़ियाँ जल तरंग बजा उठी। मोई ने नज़र उठाकर उसकी मरमरी कलाई में सजी सुर्ख और सुनहरी चूड़ियों को घूरा था। बराए करम इन्हें उतार दें, इनकी आवाज़ से डिस्टर्बेंस होती है। खुश्क से अंदाज में कहता वो उठकर बिस्तर पर बड़ा जमान हो चुका था। जाने क्यों आयमा की आंखें यखलक भीग गई थी। इतनी बेकदरी उससे लगा वो पहले ही कदम पे थकने लगी है। दुपट्टा उतार कर पहनका और एक एक करके तमाम जेवर नोच डाले। चूड़ियाँ उतारते हुए गुस्से और तैश के आलम में बेइख्तियाती में चूड़ी टूटकर उसकी कलाई और हाथ को जख्मी कर गई। उसने धुंधलाई हुई नज़रों से दो दिया हाथ पे उभरती खून की बूंदों को देखा और लब भींच लिए। बेड से तकिया उठाते निगाह उठी और बहुत गहरी नज़रों से मुतवज्जे था। आयमा के अंदर खून खौल कर रह गया। तकिया नीचे दरी पे पटक कर वो गिरने के अंदाज में लेटी थी। आंखों पे बाजू रखते ही आंसू बेआवाज़ बहते चले गए। सुबह उसकी आंख किसी के झंझोड़ कर जिगाने पे खुली थी। सुर्ख देखती आंखों को उठाकर देखा वो बेड से नीचे झुका उसे ही देख रहा था। भंग पी रखी है? अम्मा कब से दस्तक दे रही हैं, उठ के खोलो। वो झुंझला कर बोला। खुद खोल लें, आपकी टांगें भी सलामत है और हाथ भी। करवट बदलकर तकिए में मुंह देने से कबल उसने रूठेपन से कहा तो मोहित सफ़ा चट जवाब पे हौन सा हो गया, मगर अगले ही लम्हे तलमलाते हुए अंदाज में एक बार फिर उसकी बाहियाँ पकड़कर मरोड़ते हुए ज़बरदस्ती तवज्जो हासिल कर ली थी। मेरे हाथ पैर सलामत है, खोल सकता हूँ दरवाज़ा, मगर तुम्हारे इस शहाना बिस्तर का अम्मा पे क्या इमेज पड़ेगा अंदाज़ा है? उठो यहाँ से। उसकी आंखों से बरहमी मतरशा थी। आयमा सुलग कर रह गई। जवाज़ आपके पास है तो सही। उसका लहजा तंजिया था। उसने दांत पीसे और एक झटक से हाथ छोड़ दिया। उठोगी या फिर मैं इन्हीं हाथों पैरों का इस्तेमाल करते हुए उठाकर बेड पे मुंतकिल करूं? वो भरपूर घसीले अंदाज में गोया हुआ था। आयमा ने घबरा कर उठने में आफियत समझी। उसके गाल जाने क्यों तब उठे थे। वो तंजिया नज़रों से उसे देखता दरवाजे की तरफ बढ़ा। तब आयमा कुछ ना समझते हुए वाशरूम में जा घुसी थी। अम्मा एक बात पूछूं आपसे? अम्मा नमाज से फरागत के बाद बिस्तर पे आके बैठी ही थी जब उसने कदरे झिझकते हुए कहा, हाँ पूछो बेटा। इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? तकिए के नीचे तस्वीर टटोलते उनके हाथ लहाजा भर को रुके। अम्मा क्या सवेरा को मोहित के साथ साथ हसान से भी कोई ताल्लुक़ था? आई मीन मोहित से शादी से कबल क्या हसान सवेरा को जानता था? उसने घबराकर वजाहत पेश की कि अम्मा की खामोश निगाहों को खुद पर उठते देखकर वो अपना एतमाद मुतज़लज़िल महसूस करने लगी थी। हाँ, वो हसान की क्लास फेलो थी। दोनों साथ पढ़ते थे और हो सकता है एक दूसरे को पसंद भी करते हो। उन दिनों मोहित बाहर से पढ़ के लौटा था और अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा था। सही बात है कि मुझे सवेरा के दिल की खबर नहीं कि उसके दिल में हसान के लिए क्या था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि हसान सवेरा को पसंद करता था बेहद। सिर्फ यही नहीं, वो उससे शादी का भी ख्वाह था। मगर सवेरा मोहित की ज़ात में इन्वॉल्व हो गई थी। उसे मोहित की खूबसूरती और मर्दाना वजाहत से बढ़कर उसकी ज़ात का एतमाद और बेनियाजी ज़्यादा भाई थी।
वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मासूम, बेरिया और दिलकश। मोहित तक पहुंचने के लिए उसने मुझे ज़रिया बनाया था। उसने मुझे बताया था कि वो मोहित से मोहब्बत करने लगी है। पहले पहल मोहित ने उस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, मगर फिर वो भी उसे पसंद करने लगा। वो इस बात से बेखबर था कि हसान सवेरा को पसंद करता है। मेरा बेटा जितना अनापरवर था, उससे बढ़कर असूलों का पाबंद। मुझे पूरा यकीन था अगर उसे हसान की सवेरा में इन्वॉल्वमेंट का ज़रा सा भी शक होता तो यकीनन वो सवेरा की जानिब कभी न बढ़ता, या फिर उसकी पेशरफ्त को वहीं रोक देता। उस पर यह इंकशाफ शादी के बाद हुआ था, वो भी तब जब हसान 2 माह के बाद वापस पाकिस्तान आया। उन दिनों एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियां थी और हसान अपने पापा के साथ लंदन चला गया था। सवेरा भी यकीनन उससे खाइफ थी। जब भी उसने शादी के लिए ऐसे दिनों का इंतखाब किया था जब वो नहीं था। आने के बाद उसने बहुत शोर मचाया था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे भी चुप होना पड़ा, मगर उसकी ये चुप किसी तूफान का पेश खैमा साबित होगी। किसी को भी खबर नहीं थी। मेरे बेटे को उसी की आह लग गई थी। दोनों 6 माह भी साथ न रह पाए थे कि सवेरा को वो हादसा पेश आ गया। सवेरा की मौत इस कदर अचानक थी कि इस हादसे ने मुझे अब तो महीनों हवास बांधता रखा था। उसमें मोहित की तशवीशनाक हद तक बिगड़ती हुई हालत मानो मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे। उन्होंने उस वक्त का तसव्वुर करके ही जर्जरी ली थी। उसे चौंकाने का बाइस मोहित की पुकार थी। उसने चौंकते हुए पलट कर देखा। वो दहलीज पे ऐसे तासुरात लिए खड़ा था कि आयमा को अपना दम उलझता महसूस हुआ। अम्मा प्लीज़ मुझे कुछ खाने को ला दे, उस पर तेज़ निगाह डालकर कहता। वो जैसे बिना आहट के आया था वैसे ही पलट कर चला गया। आप रहने दें अम्मा, मैं जाती हूँ। उनके हाथ पे हाथ रखती वो कहते हुए उठ गई थी। अम्मा मुस्कुराकर फिर से तस्बीह की सिमत मतवज्जे हो गई। आयमा जाग रही हो पुत्र? वो खाली ज़हन लिए सितारों के झुरमुट में बड़ी शान से इस ताज़ा चांद को तक रही थी जब बड़ी अम्मा की आवाज़ पे चौंके बिना उन्हें देखने लगी। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? उन्होंने यासियत से कहते हुए उसके उलझे हुए बालों में हाथ फेरा। यूं ही बस, वो आहिस्तगी से कहकर उनकी गोद में मुंह छुपा गई। दिल तो घबराया हुआ था ही, आंखें भी बरस पड़ी। गुज़श्ता रात मोहित को एक बार फिर दौरा पड़ा था और ये दौरा इस कदर शदीद था कि उसके हाथ पैर मुड़ गए थे। आयमा की तो जान ही निकल गई थी। बड़ी अम्मा ने उसे संभाला, मखसूस आयात पढ़कर दम किया था। दम किए हुए पानी को उसे पिलाते हुए वो मुसलसल रो भी रही थी, मगर आयमा की तो हालत ही गैर हो गई थी। मोहित की खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ती रंगत, लहू रंग आंखें, उस पर उसकी अजहानी चीखें और बेकाबू बुफरा हुआ अंदाज। वो दीवार से लगी थर-थर कामती, फूट फूट कर रोती, खुद को मलामत करती रही थी। सारा कसूर उसका ही था। अगर वो उसे डिसहार्ट ना करती तो शायद वो कभी यूँ अब नॉर्मल ना होता। सारा दिन बारिश बरसती रही थी। आयमा जो खिड़की से बारिश को तकते चाय का लुत्फ उठा रही थी, जाने क्या दिल में समाई के उठकर आंगन में आ गई। अम्मा इशा की नमाज में मशगूल थी, वरना उसे यूँ बदलते खनक मौसम की बारिश में कभी भीगने की इजाज़त न देती। तन मन में जैसे कोई आग भड़क रही थी जिसे ठंडा करने वो खासी देर तक बारिश में भीगती रही थी। अंदर जाने का ख्याल उस वक्त आया जब लाइट बंद हुई थी। अंधों की तरह जो लिबास हाथ लगा पहनकर वो बेड के सरहाने आकर तकिया उठाने को झुकी थी जब उसका हाथ मोहित के पुरहदत सीने से टकराया था। घबराकर हाथ खींच लेना चाहती थी, मगर मोहित ने इससे कबल ही सिर्फ उसकी कलाई ही नहीं, पूरे के पूरे वजूद पे गिरफ्त सख्त करते हुए अपनी पुरहदत पनाह में समेट लिया। ओके, टेक इट ईजी। उसके सरगोशियाना लहजे के खुमार पे वो पूरी जान से सुलगती उस जसारत पे आग बगोला ही तो हो गई थी। किसके धोखे में मुझे छुआ आपने? मैं सवेरा नहीं हूँ। उसे सारी ज़िंदगी का गुस्सा इन्हीं लम्हों में आया था। इतनी ही अर्जा और बेमाया थी उसकी ज़ात कि इतने दिनों की नज़रअंदाजी और बेनियाजी के बाद आज महज चंद लम्हों के जज्बात की शोरीदा सरी की नज़र हो जाती। आई नो कि तुम आयमा हो। वो उसके नम बाल सुलाकर यकीनन मुस्कुराया था। तो फिर छोड़िए मुझे। आपकी ज़िंदगी में तो सवेरा के सिवा और किसी की कोई जगह नहीं थी ना। फिर मुझे क्या समझ रहे हैं, भक्ति तस्कीन का सामान? उसकी आंच देती कुर्बत में वो सुलग कर अंगारे की तरह चटकती हुई चिल्लाई। मोहित लम्हे को साकिन हुआ था। अगले लम्हे वो उसे छोड़कर अलग हो गया था। आयमा जलती कुर्ती गहरे गहरे सांस खींचती अपने तैश पे काबू पाती रही थी। बेड से उतरते हुए उसने पलट कर देखा। जिस तरह लाइट अचानक गई थी वैसे ही आ भी गई थी, मगर उसके दिल की दुनिया उस महदूद से दुरानिया में तहबाला हो चुकी थी। वो तकिए में मुँह दिए साकित लेटा था। वह लब भींचती हुई कमरे से निकल गई थी। उसने कहा था वो सवेरा की जगह किसी और को नहीं दे सकता, मगर उसने सवेरा की जगह उसे देना चाही थी। वो अपनी बात भूल रहा था, या फिर वो इस ज़िंदगी से थक कर अब जीने का सही मायनों में ख्वाहिशमंद था। मगर आयमा को अपनी इंसल्ट याद आ गई थी और अब पछतावे के नाग ने उसे डसा था और आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। अम्मा ने बताया था इस दौरे के बाद वो कहीं दिनों नॉर्मल नहीं हो पाता। कभी कभार हफ्तों भी लग जाते, जबकि वो चंद दिनों से बहुत नॉर्मल नज़र आने लगा था। हर वक्त अपने कमरे में घुसने की बजाय आयमा ने उसे बिल्कुल आंगन में चलते फिरते देखा था। अब वो खाना अकेले खाने की बजाय अम्मा के साथ भी खा लिया करता था। और परसों अम्मा की उस वक्त खुशी की इंतहा नहीं रही थी जब वो नहा धोकर धुले हुए साफ कपड़े पहने बाहर आया था।
कहाँ जा रहे हो? अम्मा ने उसे दरवाजे की सिम जाते देखकर नोटिस लिया था। ज़रा मार्केट तक जा रहा हूँ, आपने कुछ मंगवाना है? कितना जिम्मेदाराना अंदाज था और उससे बढ़कर नॉर्मल। नहीं कुछ खास नहीं, अलबत्ता ये अपनी मशीन साथ ले जाओ। उन्होंने चारपाई के सरहाने पड़ा इन्हेलर उठाकर उसे थमाया था। वो हल्का सा मुस्कुराकर इन्हेलर लिए चला गया था। इसके बाद आयमा शाम को जब किसी काम से कमरे में आई थी तब उसे सांस अखड़ने पे इन्हेलर को यूज़ करते देखकर उसका हैरत के साथ साथ खुशी से भी बुरा हाल था। जब यही बात उसने अम्मा को बताई तो उन्होंने शांत होते हुए उसे गले लगाकर चूम लिया था। ये सब तुम्हारी वजह से है मेरी जान, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो कैसे नए अनोखे से एहसासात में घिर गई थी। कितने खुश आइन ख्याल थे जिन्होंने उसे मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया था, मगर उसने अपने हाथों अपनी हमाकत से खुद पे खुलते खुशी और ज़िंदगी के दरवाज़ों को ठोकर से बंद करना चाहता। वो इतनी अहमक, इतनी बेवकूफ़ क्यों हो गई थी? आंखों से नमकीन पानी छलका था। अम्मा उसे छोड़कर तेज़ी से अंदर गई तो जाने क्यों यकायक उसका जी भी घबरा सा गया। घबराहट में दुपट्टा पाँव से उलझकर रास्ते में गिर गया, मगर उसने परवाह नहीं की थी। वो अंदर आई तो बड़ी अम्मा को परेशानी के आलम में मुख्तलिफ चीज़ें हटाकर कुछ ढूंढते पाया। तकिया, चादर, बिस्तर, यहाँ तक कि उन्होंने अलमारी भी खोलकर तमाम कपड़े उलट पुलट कर दिए। क्या ढूंढ रही हैं? अम्मा की घबराहट और सरासमगी में बतदरीज इजाफा होते देखकर उसने उलझ कर पूछा था। मोहित का इनहेलर मिल ही नहीं रहा। शाम को यहाँ था, मैंने खुद देखा था। उन्होंने साइड टेबल पर पड़ी दवाइयों की शीशी की जानिब इशारा किया। उसने कुछ तशवीश में घिरकर गर्दन मोड़ते मोहित को देखा तो उसे खांसते पाकर उसकी तशवीश बढ़ गई। खांसी के साथ साथ उसके सीने से खर की वो आवाज़ें, मखसूस आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी जो इस दौरे के आगाज़ के साथ ही खांसी के साथ शुरू हुई थी। आप हटिए, मैं देखती हूँ। टेबल के ऊपर नीचे अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर लेने के बाद उसने आगे बढ़कर बड़ी अम्मा को हटाया, मगर पूरा कमरा खंगालने के बावजूद भी इन्हेलर को ना मिलना था ना मिला। मोहित का सांस अब रुक रुक कर चलने लगा था और जिस्म को लगने वाले झटके बढ़ते जा रहे थे। उसके कदमों तले से ज़मीन सिरकने लगी। अम्मा, इन्हेलर कहीं नहीं है। हाथ पैरों में होती सनसनाहट समेत उसने सरसराती आवाज़ में इतला दी। अम्मा कब तक सब जवाब दे गया था। वो पूरा कमरा तलपट कर चुकी थी। मोहित की रंगत खतरनाक हद तक जर्द पड़ चुकी थी और फिर यखलक नीली पड़ने लगी। उसका हाथ अपनी गर्दन पे गया था। वो बेकरारी से अपने सीने को मसल रहा था। बड़ी अम्मा तो हौसला हारते हुए ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर चुकी थी। खुदाइमा की भी जान हवा होती जा रही थी। मोहित के नाखूनों और होंठों के बदलते रंग को देखकर वो बेजान होने लगी। खौफ की शदीद एहसास ने उसका रगों में खून मुंजमद कर डाला। उसकी पसलियों के दरमियान से जिल्द खींच रही थी। वो लम्हा ब लम्हा मौत के नज़दीक हुआ जा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर सकी थी। रात के 12 बजे मार्केटें बंद हो चुकी थी। वो बहादुरी का मुजाहरा करना चाहती भी तो मार्केट से इन्हेलर नहीं ला सकती थी। उसे एकदम से बहुत शदीद खांसी शुरू हुई थी। ये आखिरी निशानी थी। अब भी अगर उसे इन्हेलर ना मिलता तो यकीनन वो मर जाता। अल्लाह जी नहीं। वो मुंह पे हाथ रख के ज़ोर से चीखती वहीं घुटनों के बल गिर सी गई थी और फूट फूट के रोने लगी। माँ उसकी निगाह साकित हुई। बेड के नीचे इन्हेलर पड़ा उसे नज़र आया था। उसका दिल पूरी कुव्वत से फैलकर सुखड़ा। अगले लम्हे उसने बिजली की सी तेज़ी से झपट के इन्हेलर उठा लिया था। मिल गया अम्मा इन्हेलर। वो खुशी से बेकाबू होकर चिल्लाई और यूं ही गिरती पड़ती उठकर बहुत दिक्कतों से सांस लेते मोहित पे झुक गई। ढक्कन उतार कर कनपटर दबाया था। सांस ले मोहित। जिंदगी उसकी आंखों से ही नहीं लहजे से भी बरसी थी, मगर उसे उस वक्त 1000 वोल्टेज का करंट लगा था जब मोहित ने उस कहर होती हालत के बावजूद हाथ मारकर इन्हेलर को अपने लबों से हटा दिया था। एक पल को दोनों की निगाहें चार हुई थी। उसकी आंसुओं से जल थल होती आंखों में मोहित की बेबस और ज़िंदगी के एहसास से मायूस निगाहें टकराई। अगले लम्हे वो जैसे तक कर आंखें मूंद चुका था। मोहित, वो पूरी कुव्वत सर्व करके चिल्लाई थी, उस वहशत से कि उसे अपनी समाहतें फटती हुई महसूस हुई थी। बड़ी अम्मा ने उसके हाथ से इन्हेलर ले लिया था। वो मुंह पे हाथ रख के सिसकियाँ दबाती बेतहाशा रोती चली गई थी। लाइट बल्ब की नीलगू रोशनी में बिस्तर पर बेसुध लेटा था। हमवार सांसों का ज़ीरोबम उसकी पुरसकून और गहरी नींद का खमास था। आयमा सोफे पे बैठी कब से यूं ही एकटिक उसे देखे जा रही थी। अगर उस रात उसे कुछ हो जाता, उसने अपनी सोच पे बेख्तियार झरझरी ली। क्या मैं कभी खुद को माफ़ कर सकती थी? उसने सहम कर सोचा। अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है। उस रात जब हर तरफ मायूसी थी तब उसने दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारा था। ये रब की ही मदद थी कि मोहित बच गया था, वरना उसने तो खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये जानकर कि मोहित ने खुद इन्हेलर बेड के नीचे फेंका था, वो कितनी देर सुन रही थी। उसकी इस हरकत पे वो इतना शदीद रिएक्शन देगा, वो सोच कर ही लर्ज रही थी। अभी कुछ देर कबल उसने इशा की नमाज़ पढ़ी थी और बहुत शिद्दतों से अपनी इस आजमाइश में सुरखरुई उस मालिक के हकीकी से तलब की थी। अब उसे खुद ही पेशरफ्त करना थी, अपनी गलती का कफ़ारा अदा करना था। वो अपनी जगह से आहिस्तगी से उठी थी और चलती हुई मोहित के दाहिने पहलू में आकर उसके बराबर लेट गई। मोहित
सरगोशी से ज़रा बुलंद आवाज़ में पुकारते हुए उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, मगर वहाँ बेखबरी का आलम था। वो ज़रा सा ऊंचा होकर अपना सर उसके शाने पर टिकाते हुए जाविया बदल गई। अब उस यूनानी देवताओं के से मगरूर और दिलकश नक्कूश से सजा खूबरू चेहरा बराह रास्त उसकी निगाह की जद पे था। मुझे पता है आप सो नहीं रहे हैं, फिर क्या हर्ज है मेरी बात का जवाब देने में। अपना हाथ उठाकर अब उसने उसके गाल को सुलाया था। उसका तीर निशाने पर लगा था। वो वाकई ना सिर्फ आंखें खोलकर उसे घूरने लगा था, बल्कि उसका हाथ झटक कर उठकर बैठ गया था। क्या बदतमीज़ी है, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? भरपूर तलखी से कहते उसने दुरुस्तगी को छुपाने की कतई कोई कोशिश नहीं की। आयमा का रंग फक हुआ था, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को कंपोज कर लिया था। उठो, यहाँ से अपनी जगह पे जाओ। उसके लहजे में कतई कोई गुंजाइश नहीं थी। नहीं जाऊंगी इस वक्त तक जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करते। देखिए साहब, अना के बुत को हटाकर देखिए, एक हसीन खूबसूरत और नाजुक प्यारी सी लड़की एक्सक्यूज़ कर रही है आपसे, उसने कहते हुए उसके घुटनों के गिर्द बाजू फैलाते हुए वहीं चेहरा टिकाकर पुरशौक नज़रों से उसे देखा था। उसके शायद गुमान में भी नहीं था उससे इस हद तक पेशरफ्त का, जब भी कुछ लम्हे को हरकत तक करने के काबिल न रहा, जबकि आयमा को उसकी इस खामोशी से अच्छा खासा हौसला मिला था। जब भी हाथ बढ़ाकर उसके बाल बिखेरते हुए गुनगुनाने के अंदाज में बोली थी, मान जाइए ना, माना कि गलती मेरी थी, मगर अब मना भी तो रही हूँ। चले मैं कान पकड़ती हूँ। उसने झट दोनों कान पकड़ लिए। मोईद ने नागवारी से उसकी ये शोखी और शरारत मुलाहिजा की थी। उफ, कर भी दे माफ़ी का इशारा, कब तक यूँ ही रहूँ? वो बदसूरी तब मोईद ने अंदर की तमाम तपिश बिला दरीग उस पर उड़ दी थी। बंद करो ये ऊटपटांग फजूल हरकतें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी फजूल बातें करते हुए, और ये बेतकल्फ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। उसका तहक़ाराना अंदाज़ आयमा के तमाम तर शोखी लम्हे भर में हवा कर गया। वो ऐसे रवैयों की आदी नहीं थी। फितरत और मिजाज के खिलाफ शर्म हया और झिझक को साइड पर रख के वो काम किया था जो उसके ख्याल में उस जैसे ज़िंदगी के एहसास से आरी इंसान को फिर से जीने की तरफ माइल कर देता। मगर अब जब इज़्ज़त नफ्स पे चोट पड़ी तो बर्दाश्त न करते हुए बुलबुला सी गई। उसके चेहरे पे पहले तग़य्युर उभरा था, फिर खफ़त और सबसे आखिर में शदीद किस्म का रंजो मलाल और गुस्सा। वो लब भींचे उमड़ती सिसकियों पे काबू पाते तेज़ी से छलकने को बेकरार होती आंखें लिए लम्हे के 1000वें हिस्से में बेड से उतरी थी और भागती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई थी। रात का मखसूस सन्नाटा हर शय को अपनी लपेट में ले चुका था। बरामदे के पिलर से टेक लगाते हुए उसने आंसुओं को बहने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। उससे मम्मा की तमाम बातें याद आई थी। वो पछताना नहीं चाहती थी, मगर वो अपने इस फैसले पे पहली बार पछतावे और मायूसी का शिकार हो रही थी। अम्मा, आपका बेटा बहुत कठोर है। मुझे तो लगता है उनके सीने में दिल की जगह कोई पत्थर पड़ा है, जभी तो कुछ भी असर नहीं होता। उनकी गोद में सर रखे वो बेख्तियार हो गई थी। अम्मा कुछ हैरान परेशान सी उसे देखती, कुछ समझने से कासिर थी। अम्मा, सवेरा को भी क्या उन्होंने यूं ही रुला रुला कर मारा है? वो अब उठकर बैठ गई थी। कैसी बातें कर रही हैं बच्ची, क्या हुआ है? अम्मा अब बाकायदा हॉल सी गई थी। कुछ नहीं, वो बेदिली से कहती सर झुकाकर नाखून चबाने लगी। मोहित ने कुछ कहा? अम्मा उसका चेहरा खोजने लगी। उसने सर दाग खींची। काश वो कुछ ना कहते, मेरी बातों का बहुत गलत मतलब ले लिया उन्होंने। वो मुँह में बुड़बड़ाई। अम्मा, तभी मोहित अंदर से चिल्लाया, जाओ बात सुनो उसकी। अम्मा ने तजाहुल बरतते हुए उसे उठाया, तब वो ना चाहते हुए भी उठकर अंदर आ गई। मैंने अम्मा को बुलाया था। उसे देखते ही वो चिढ़ते हुए अंदाज में जताकर बोला, जानती हूँ आपको तो मेरी सूरत से भी बेजारी है, लेकिन बेफिक्र रहिए, बहुत जल्द आपको इस परेशानी से निजात मिलने वाली है। वो कल्स कर कहती झटके से पलटी थी, जब बाजू उसकी आईनी गिरफ्त पे ना चाहते हुए भी पलटी। छोड़िए, उसे मुतबस्सम नज़रों से अपनी सिमत मतवज्जे पाके उसका दिमाग घूम रहा था। कभी ज़बरदस्ती हाथ थमाती हो तो कभी। मैं अपना अमल ज़ाया नहीं करना चाहती। मेरी हमदर्दी में किए गए इक़दाम से गलत मतलब अक्स मत करें। न चाहते हुए भी वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर गई थी। एहसास होने पे कुछ खौफ के से आलम में उसे देखा, मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही थी कि वो मुस्कुरा रहा था। मोहतरमा, ये हमदर्दी मोहब्बत में कब तक बदल जाएगी बता सकती हैं? वो उठकर उसकी राह में आ गया था। वो भौंकची से उसे तकने लगी, हैरान होते हुए। तुम बहुत अच्छी तो नहीं लगती। उसकी हैरत से वाह हो जाने वाली आंखों को आहिस्तगी से छेड़ता वो बेसाख्ता हंसा था। आयमा झीम सी गई। रास्ता छोड़िए, उसने फिलफौर अपना अंदाज बदला। तुम्हारे तमाम रास्ते मुझ पे आके ख़त्म होते हैं। उसकी आंच देती हुई नज़रें आयमा के रुखसार दहकाने लगी। आयमा, रात मैंने तुमसे अपनी उस इंसल्ट का बदला नहीं लिया था, बस मैं कुछ डिस्टर्ब था। इतना ही डिस्टर्ब कि जितना पहले उस हद तक मुस्तरिब होकर हिस्ट्रिक हो जाया करता था, मगर रात मैंने अपने विल पावर को इस्तेमाल किया और ख़ुद को कंपोज्ड रखा। जानती हो क्यों? वो रुक कर उसे देखने लगा। आयमा ने लाइम भी पलकें उठाई। तुम्हारी खातिर, इसलिए कि तुम ये चाहती हो। मैं वाकई जीना चाहता हूँ आयमा, पहले नहीं, मगर अब इसलिए कि कोई है जिसे मेरी ज़रूरत है।
है ना? उसके लहजे में जो गंभीरता थी उसने आयमा की धड़कनों को बेतरतीब कर डाला। मेरा ख्याल है अम्मा मुझे बुला रही है। उसने जैसे ही उसका हाथ थामा था वो कुछ शर्म कुछ घबराहट में सटपटा कर बोली, कैसे यकीन कर लूँ? ये वही लड़की है जो कल रात मुझे मनाते हुए क्या क्या जतन न करते हुए खुद करीब चली आई थी। वो उस पर झुककर बोझल आवाज़ में बोला तो आयमा ने महजूब सी मुस्कुराहट से उसे देखा था। वैसे असल रंग कौन सा है, ये या वो? उसकी रोशन आंखों से शरारत टपकने लगी। आप बताइए, उसकी पुरशौक निगाहों से नज़रें चुराती वो मुस्कुरा कर बोली थी। मुझे तो वो वाला असल लगता है। अंदाज साफ छेड़ने वाला था। क्या? वो ज़ोर से चिल्लाई और एक ही झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। अरे सुनो तो। हरगिज़ नहीं। वो रुके बगैर बाहर भाग गई थी। अगर मेरी बेटी किसी काबिल होती तो मैं अपने मरहूम भाई की इस निशानी को कभी भी इस अजियत में मुब्तला न रहने देता। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। आयमा बेटा, मैं सारी रात नहीं सो पाया। मुझे यकीन नहीं, अलबत्ता शक था कि सवेरा की मौत हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। मगर रात मुझे इसका सबूत भी मिल गया। हसान को तुम्हारे घर के गिर्द पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का मंसूबा बनाते मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो इसे भी हादसे का रूप देना चाहता है। सवेरा के बाद तुम या मोहित, मैं मज़ीद इस नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मोहित मुझे अपनी औलाद से कम अजीज़ नहीं, जबकि तुम भी मुझे बेटियों की तरह ही अजीज़ हो। औलाद जब बड़ी हो जाती है तो वालिदैन की हैसियत एक तिनके की मानिंद होकर रह जाती है। बेटा, मैं भी तुम्हारी फुप्पो और उसकी औलाद के आगे बेबस लाचार हूँ। ये घर, बैंक बैलेंस और कारोबार सब कुछ ही मोहित के बाबा का था, इस लिहाज से अब मोहित का है। मगर मैं शायद इसके लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हें ख़बरदार करने के। प्लीज़ बेटा, अगर अपना सुहाग सलामत देखना चाहती हो तो इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। फूफा जान अपनी बात कहकर रुके नहीं थे, अजलत भरे अंदाज में कहकर चले गए और वो इंकशाफात की ज़द पे खिजार रसीदा पत्ते की मानिंद लर्जती तनहा रह गई थी। तुम्हारी मम्मा का फ़ोन था। वो खासी देर बाद खुद को संभाल कर अंदर आई तो मोहित ने उसे देख कर इतला दी। मेरी मम्मा आपकी भी कुछ होती हैं? उसने मसनूई खफकी का मुजाहरा करते हुए टोका। ओ यस, वो मेरी लविंग वाइफ की वालदा माजिदा साहिबा हैं। ये बस। उसने आंखें निकाली। और हमारे होने वाले बच्चे की ग्रैंड माँ? मोहित, उसने बेताशा सुर्ख पड़ते हुए खफकी से घूरा। आपकी तो कुछ नहीं लगती ना? उसने मुंह फुलाया। क्यों नहीं, हमारी वो सासू माँ है, हमारे ससुर साहब की, वही जो आप हमारी हुआ करती हैं, यानी जाने जान। वो उसके नज़दीक आकर कांधों पे हाथ फैला दिए। क्या कह रही थी मम्मा? उसने उसके रोमांटिक मूड को देखकर ध्यान बटाना चाहा था। बुला रही हैं तुम्हें, शिकवा कर रही थी कि तुम शादी के बाद मियाँ को ही प्यारी हो गई। हालांकि सच है कि उनकी बेटी को मियाँ प्यारा हुआ है। वो मुस्कुराहट दबाते कह रहा था। मैं जाने के मुताल्लिक खुद ही सोच रही थी। उसने अलमारी खोली। मुझे छोड़कर? वो आंखें तहीर से फैलाकर बोला। नहीं, मैं एक ऐसे शख्स को छोड़कर नहीं जा सकती जो बेचारा खुद से अब नवाला भी नहीं तोड़ता मेरे बगैर। उसने झुंझला कर कहा। वो शख्स बेचारा? उसने मसनूई गुस्से से कहकर उसकी चोटी खींची। माइंड इट, मैं खफा भी हो सकती हूँ। उसने धमकाना ज़रूरी समझा। परवाह नहीं, जानता हूँ कि जब मैं उल्टा खफा होता हूँ तो तुम्हारी कैसे जान पे बनती है। वो शरीर हुआ था। आयमा बुरी तरह से झिम गई। शर्म तो आती नहीं, अपने कपड़े आप खुद रखिए, मैं अम्मा की तैयारी कर लूँ। वो उससे हाथ छुड़ाती बाहर आ गए। अभी मकसद यहाँ से निकलना था, फिर मोहित और बड़ी अम्मा को कैसे कायल करके यहाँ आने से रोकना है वो अच्छी तरह से जानती थी। मोहब्बतों का मान देर से ही सही मगर वो हासिल कर चुकी थी और उस पे वो अपने रब की जितनी भी मशकूर होती कम ही था। तो ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। उम्मे मरियम के जैसे सारे ही नावल ज़बरदस्त होते हैं, ये भी वैसा ही नावल था। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बारहा कह चुकी हूँ कि अगर आप लोगों ने माला नावल सुनना है तो मेरे इंस्टा अकाउंट पर जाइए, वहाँ पर मुझे DM कीजिए और वहाँ पर फॉलो भी करना है। अच्छा, तो वहाँ पर मुझे बताइएगा। अभी मैंने 10 एपिसोड्स उसकी रिकॉर्ड की हुई हैं, मेरे पास पड़ी हुई हैं। वो पहला नावल था जो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, दैन मैंने बाकी नावल स्टार्ट किए थे। तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो कैसा होगा कैसा नहीं, मतलब ऑफ़ कोर्स स्टार्ट था तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी। तो अभी बाकी वाले जो बाकी 13 बाब हैं वो अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएँ फिर आप लोगों को रिकॉर्ड करके दूँगी। लेकिन ये है कि अगर अभी आप लोग ले लोगे तो फिर मैं मतलब आराम से आप लोगों को वो दे देती हूँ ताकि आप लोग तब तक सुन लो, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा उसको सुनने में भी, इतना जल्दी तो वो ख़त्म नहीं होने वाला। बाकी फिर मैं आप लोगों को वो नए चैनल पर अपलोड करके दूंगी, क्योंकि निम्रा अहमद स्ट्राइक भेज देती हैं और जो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है मैं उसी पर ही आप लोगों को बाकी के एपिसोड्स दूंगी। बाद में उनको हाइड भी कर दूंगी, तो जल्दी जल्दी आप लोगों ने सुन लेना है, क्योंकि मेरा रखने का इरादा नहीं है उस नावल को। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।